Hello, my shimmering star. I am Amika Dahiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is Learners Assessment, and this one is the unit 5th of our DLED second year English, Teaching of English. तो जिन बच्चों के पास उनका टीचिंग सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश है, वो ने अगर इंग्लिश ऑप्ट किया हुआ है तो आप इस यूनिट को ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक यूनिट हमारे 15 मार्क्स की है। तो हर एक यूनिट के लिए आपको 15 मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई आपको अपने 15 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए लर्नर असेसमेंट जानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट इन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश एज वेल एज सेकंड लैंग्वेज। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात करूँ, इफ यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट इंग्लिश, तो आपको सबसे पहली चीज ये लिखनी है, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज बिकॉज आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी, या कई अलग अलग जो भाषा क्षेत्र हैं उनकी भाषा कुछ और हो सकती है, बट आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज आवर मदर टंग, एंड हमारी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है, तो हमारी सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको उसके साथ साथ आपके क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको किसी लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको उसमें रीडिंग कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, वोकैब बिल्डिंग कैसे करते हैं, ग्रामर को जानना, स्किलफुल होना फॉर द प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज होना, तब आप वर्ड्स को कंबाइन कर पाओगे एंड देन यू आर एबल टू फ्रेम द सेंटेंसेस। अब हम बात कर रहे थे किसकी, हमारे जो यूनिट का नाम है वो भी क्या है, लर्नर्स असेसमेंट। असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप असेसमेंट की बात करते हो तो हमें ध्यान रखना है, असेस करना मेजर करना बिल्कुल भी नहीं होता। असेस करना ये है कि हम हर एक बच्चे के एस्पेक्ट पे बात करें, और असेसमेंट में आपके फॉर्मेटिव समेटिव सारे असेसमेंट और उनके सारे कंपोनेंट, सो वी कैन से दैट असेसमेंट एक टाइप की टेस्टिंग है, इवेल्युएशन है। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं और टेक्निक्स होती हैं जिनके बेसिस पे आप लर्नर को क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। तो हम एप्रोप्रिएट डिवाइस यूज करते हैं हमें बच्चों को जैसे असेस करना होता है। अभी मैंने आपको कहा कि आर कंट्री इज अ नॉट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, सो हमारी इंग्लिश जो है एज अ सेकेंड लैंग्वेज काउंट होती है। SLA आ भी जाए तो हम क्या फुल फॉर्म बताएंगे, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, क्योंकि हम इंग्लिश को एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो अब लैंग्वेज में और अदर साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है और कैसे असेसमेंट को इलेबरेट किया है, या हमारे पास ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हम असेसमेंट में प्रयोग कर सकते हैं। सो and suggest some 4 ways of language assessment। सबसे पहला है गुड लैंग्वेज टीचिंग, मतलब आपको अच्छे से टीचिंग करनी है। उसके बाद टीचिंग करने के बाद लिंग्विस्टिक अटेंशन बनानी है। लिंग्विस्टिक अटेंशन का क्या मतलब है, जिसके अंदर बच्चा एबल है आपकी बातों को समझने के लिए, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। थर्ड में आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तोड़ देनी है। तोड़ देने का मतलब बच्चों पे भी थोड़ी छोड़ देनी है कि हम सब एक अच्छी लैंग्वेज बोल पाए। और फोर्थ हमारा है कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक। कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ लेक्चरिंग देके बच्चों को प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप बच्चों को ऐसे प्रिपेयर करो कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाए। कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज इज समहाउ रिलेटेड विद एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जिसके अंदर बच्चा अपनी नॉलेज को स्वयं से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और खुद से कंस्ट्रक्ट करने की वजह से उसकी लर्निंग भी बेटर होती जा रही है। क्योंकि जब आप कोई भी भाषा सीखते हो, फोर्थ है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक। मैंने अभी आपको ये कहा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक में आप बच्चों को सिर्फ लेक्चरिंग के थ्रू नहीं समझा सकते, आपको बच्चों को नॉलेज को बिल्ड करना भी सिखाना होगा। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को ग्रास्प करने से पहले हमें लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बच्चों को बात करना उस लैंग्वेज में नहीं सिखाओगे, एक्विजिशन बिल्कुल भी नहीं होगी। एज वी ऑल नो दैट आवर वोकैबुलरी तब तक बिल्ड नहीं हो सकती जब तक हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स ना हो, और हम अपनी वोकैब में वर्ड का एसिमुलेशन तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें डे टू डे लाइफ में यूज कर पाओ। तो हमारे पास दोनों, इंग्लिश हमारी दोनों लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज भी है और फॉरेन लैंग्वेज की तरह भी यूज होती है। तो अब हमारा जो मेन फोकस इसके अंदर रहेगा वो रहेगा कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक पे। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक क्या होता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी लैंग्वेज को समझना चाहोगे तो सबसे पहले उस लैंग्वेज के बिल्कुल बेसिक टर्म्स को जानना है। जैसे अगर हमने इंग्लिश सीखने की कोशिश की है तो हमने बिल्कुल बेसिक टर्म्स जानी है। बेसिक इन द सेंस ABCD सीखा है आपने, फिर आपने वर्ड फॉर्मेशन सीखी है। वर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ फिर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आई है। आफ्टर दैट आपके पास इतनी नॉलेज हो गई है कि आप थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन उस लैंग्वेज में कर पाओ। आफ्टर दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर स्किल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, स्किल ऑफ बिल्डिंग
expanding our capabilities and also skill of assimilating and accommodating more and more words to our knowledge. Then कहते हैं suggest that teachers could be make the rule for the learner hand in draft copies their work and written comments discuss on the learner. क्या कह रहे हैं, टीचर जो है अपने कमेंट दे सकते हैं, अपना वर्क दिखा सकते हैं, बट यहाँ भी ये कहना है कि बच्चों के थ्रू हम डिस्कस करके ही ये कार्य करें. फिशर और डार का कहना है इन द ग्रेड 7th एक्सप्लोर हाउ लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट कुड बी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग and involve encouraging mathematics learner to report explain their thinking in a journal. ये कह रहे हैं कि हमें बच्चों को ऐसे प्रिपेयर करना है जैसे आपने टीचिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग डायरी लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली ही बच्चे अपना जो जर्नल्स हैं वो प्रिपेयर करें. हमें इनकरेज करना है कि बच्चे रिफ्लेक्शन लेवल पे रहें, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से भी बढ़ जाएं और बच्चे खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करके आपको शो कर रहे हैं और आप ग्रुप बेसिस पे भी कार्य करा सकते हो. सो वी कैन से दैट डिस्कशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. डिबेट्स ऐसी चीजें करा सकते हो इन विच द स्टूडेंट इज ट्राई टू इंटरेक्ट विद देयर लर्नर्स और ट्राई टू इंटरेक्ट विद देयर पीयर्स. तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं. अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है. आपको सबसे पहले तो पूरे ग्रामेटिकल पोर्शन को समझाना है उसका कि टेंस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, कैसे इनकी टेस्टिंग करते हैं, क्या नॉर्म्स हैं, कम्युनिकेट कैसे करोगे, डायग्नोस कैसे करोगे अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, कैसे अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, कम्युनिकेटिव सोर्सेज हमें बच्चों को प्रोवाइड करने, अपॉर्चुनिटी देनी है कि सब उसी भाषा में कम्युनिकेट भी कर पाए. नेक्स्ट है लैंग्वेज टेस्ट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप. अब बात करते हैं हम जो लैंग्वेज टेस्ट है वो डिफरेंट एज ग्रुप पे कैसे हो सकता है. किसी एज ग्रुप से आप रीडिंग करा सकते हो, किसी से राइटिंग, किसी से ग्रामरली इंडिविजुअली काम करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं. क्राइटेरियन टेस्ट हो सकते हैं हमारे. अब जैसे आपने देखा भी होगा आइलेट्स होते हैं, टॉफल्स होते हैं, ये बहुत सारे टेस्ट हैं जिनको यूज करके आप अदर कंट्री में भी वर्क वीजा या बिजनेस वीजा लगवा सकते हो या फिर स्टडी वीजा ऑल्सो देयर. ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग. अभी तक मैंने आपको चीजें कुछ नहीं बताई है बेटा, ऐसी कोई भारी भरकम चीजें नहीं बताई है. मैंने आपको बताई है फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है तो हमारी सेकंड लैंग्वेज काउंट होगी या हमारी फॉरेन लैंग्वेज काउंट होगी. दूसरी चीजें मैंने आपको बताई, इंग्लिश लैंग्वेज में आप ऐसी कोई भी असेसमेंट टूल यूज नहीं कर सकते जिसपे पेन पेपर वर्क करा के कर लें या सिर्फ हम बच्चों को लेक्चरिंग करके चीजें खत्म कर दें. हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे. हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम बच्चों के अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करवाएं जिससे कि बच्चे कम्युनिकेट अच्छे से करना सीखे और इंटरेक्ट ज्यादा करें. अब बात आती है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द असेसमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर. कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लर्नर्स को, तो वन बाय वन बात करते हैं. डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड. सबसे पहली बात तो है कि बच्चा किस लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आता है. देयर आर द सम लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड इन विच इंग्लिश इज यूज्ड एज अ कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है. जैसे कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली इंग्लिश में ही यूज होते हैं. आपने देखा होगा बाथरूम बहुत सिंपल वर्ड है, हम इंग्लिश में यूज करते हैं. ट्रेन, रेलवेज, ये हमने हिंदी में इंग्लिश में ही देखे हैं. बसेस, ये हमारे इंग्लिश के वर्ड एज इट इज यूज हो रहे हैं. तो आपका बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करेगा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कैसी है, क्योंकि कुछ भाषाओं में इसमें थोड़ा डिफिकल्ट दे रखा है कि स्पेनिश स्पीकिंग है या कोई और बैकग्राउंड के. तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज हो उसके साथ आप थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हो तो इट इज क्वाइट इजी टू अडॉप्ट द न्यू लैंग्वेज. नेक्स्ट आते हैं वेरिंग लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर को ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रोफिशिएंसी आते हैं वेरिंग लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी नेटिव लैंग्वेज. आपकी जो नेटिव है, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी है या नहीं है. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोर्न हुए हो यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका या ऐसी कंट्रीज में जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है बट आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही प्रोफिशिएंसी नहीं है. तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप न्यू लैंग्वेज सीख पाओ, क्योंकि हमारे न्यू लैंग्वेज सीखने का भी जो बेस रहता है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज ही रहती है. जैसे कि आपको कभी आपने इंग्लिश सीखनी स्टार्ट करी होगी तो आपको बहुत सिंपल सेंटेंस दिए जाते हैं. राम स्कूल जाता है, वह कार्य करता है. तो स्कूलिंग के टाइम पे आपको फॉर्मली आपको सीखने का जो आपका फाउंडेशन है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज डालती है. वेरिंग डिग्रीज ऑफ फॉर्मल schooling in native language as mentioned in the previously English language learning widely in the level of formal schooling they have had in their native language. The degree of native language formal schooling affect the native languages. तो गाइडलाइंस हमारी क्या है, हम इंग्लिश लर्नर को उनकी नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ही क्या कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे. वेरिंग डिग्री ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग इन इंग्लिश. आपकी स्कूल के अंदर इंग्लिश को कैसे बिल्डअप कराया गया है. एक तो फर्स्ट तो आप बात जान ही लो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है तो इसके लिए आपके स्कूल के अंदर क्या इंस्ट्रक्शनल प्लान रहेंगे. इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट कि आप फॉर्मल सेटअप कैसा देते हो. आप
अच्छे स्पीकर बिल्ड करा रहे हो, नहीं करा रहे हो, इंटरप्शंस को दूर कर रहे हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डायग्नोस कर रहे हैं, डायग्नोस करने के बाद रेमेडीज प्रोवाइड की जा रही हैं जिससे भी बच्चे की कॉम्पिटेंस लेवल इनहेंस करेगा। वेरिंग डिग्रीज ऑफ एक्सपोजर टू स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का मतलब आप कैसे स्टैंडर्ड टूल्स या टेक्निक्स यूज कर सकते हो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, जिससे कि जो लर्नर है अपने रिस्पॉन्सेज को कंस्ट्रक्ट कर सके और हमारे बैकग्राउंड का फायदा उठा सके, जिससे भी हमारी इंग्लिश की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो रिमूव हो जाएंगी और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जो है इनहेंस करेगी। इसके बाद है वेरिंग डिग्री ऑफ अकल्चरेशन टू द मेन स्ट्रीम। अकल्चरेशन का मतलब है अगर किसी स्पेसिफिक डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हो, उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी जल्दी आपके मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। तो यहाँ पे कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब है आपको उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग कुछ प्रायर एक्सपीरियंसेस है या नहीं है। स्टूडेंट हैव कल्चरल देयर कॉपरेशन इन वैल्यू टू कंपटीशन, फॉर एग्जांपल गोल, क्या गोल रहे हैं, कैसे रीच करना है, क्या बैकग्राउंड रहा है, बार बार यही बात आ रही है, आप कैसे टेस्ट डेवलप कर रहे हो और आपके प्रिंसिपल क्या है एक अच्छी भाषा को सीखने के लिए। Furthermore, even if English proficiency is a part of construct, take care in the definite level of proficiency should be expected from the student। ये क्या कह रहे हैं, ये जरूर एक्सपेक्ट किया जाएगा बच्चों से कि सब बच्चे जो है एक अच्छी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाए, क्योंकि हमें बाद में असेसमेंट के टाइम पे स्पेसिफिक टेस्ट ही यूज करने हैं, आपको कुछ टूल्स ही यूज करने हैं। आपको देखा होगा अगर ये इंग्लिश का पेपर भी लिया जा रहा है तो आपसे कैसे लिया जा रहा है कि आपको इंग्लिश भाषा की नॉलेज है या नहीं है, आप इंग्लिश को कैसे पढ़ाओगे, इस चीज का ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट के स्टैंडर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसके टूल्स मेंटेन किए जा रहे हैं कि आप कैसे असेसमेंट करोगे। क्रिएशन ऑफ रूब्रिक्स फ्रॉम द कंटेंट एरिया असेसमेंट। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रूब्रिक्स होती क्या है। रूब्रिक्स हमारे पास क्या होती है, आपने कोई क्वेश्चन दिया, व्हाई शुड वी हैव टू बाथ अ डेली, मतलब हमने कोई भी क्वेश्चन दिया अदर देन दिस, इसके अलावा भी कोई दे सकते हैं, व्हाई वी शुड लर्न डेली, व्हाई वी शुड हैव टू ईट फूड डेली, ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया है, उसके लिए मैंने रेटिंग स्केल बना ली है 1 2 3, चलो मैंने 4 तक की रेटिंग बना ली है, इससे आगे आपको दिखेगा नहीं। अब मान लो किसी बच्चे ने आंसर किया है यस वी हैव टू बाथ डेली, तो अगर बच्चा कोई ऐसा आंसर करेगा तो हम उसे 1 नंबर प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद बच्चे ने ये लाइन भी लिखी है और कोई एक एडिशन भी कर दिया है, टू रिमूव द जम्प्स, हमने ये लिख दिया है, ठीक है, ये तो हम उसे 2 नंबर देंगे। या तीसरे में कोई और लाइन ऐड भी कर दी है बच्चे ने कि यस वी हैव टू बाथ डेली बिकॉज इट कैन रिमूव द जम्प्स, इट कैन मेक आवर सेल्फ रिफ्रेश्ड, तो उसको 3 नंबर दे देंगे। और बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, चीजें बताई हैं, बाथिंग से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या चीजें अच्छी हो जाती हैं हमारी, हम कैसे रिफ्रेश फील करते हैं, एक न्यू एडिशन हो जाता है, तो ऐसे अगर बच्चा एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो हम उसे 4 नंबर देंगे। ये रूब्रिक्स होती है। यहाँ पे जैसे देखो अगर आपका कोई लेंदी पेपर होता है एमसीक्यूज, तो आपको पता है कि मशीन से चेक कर लेते हैं आपके पास जो OMR शीट होती है, बट अगर हमारे पास रूब्रिक्स होगी तो हम बड़े क्वेश्चंस भी हमारी मशीन्स के अंदर पेपर इंसर्ट करके ले सकते हैं आंसर। तो रूब्रिक्स हमारे पास क्या है, एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर आप स्कोर कैसे डिटरमाइन करते हो उसके बारे में बताओगे। तो आपको स्टैंडर्ड स्कोरिंग स्कीम बना लेनी है जिससे क्या है आप पूरे फैक्ट्स को जान पाओ कि बच्चे अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। और असेसमेंट ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल रूब्रिक शुड बी कंसिडर कमांड, किस किस चीजों पे, वो कैब पे, आपकी ग्रामर पे, आपके मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स का मतलब यहाँ पे मशीन जोड़ने से नहीं है, मैकेनिक्स का यहाँ पे मतलब है हाउ यू यूज्ड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंसेस, और आप लैंग्वेज के लिए कैसे चीजों को क्लियर कट देके अपने डिस्टिंक्शन कर पा रहे हो, मतलब आप चीजों को कैसे अच्छे से प्री डिफाइन कर पा रहे हो, एंड आफ्टर दैट आप उन गोल्स को अचीव करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हैं, मान लो आपके पास सिर्फ ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड है, आप बोल सकते हो यही प्रोवाइडेड है, तो इन चीजों पे कैसे ध्यान देते हुए आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हो। तो हम नॉलेज कन्वेंशन करके, गेस्चर करके, कंजक्चर करके, कंजक्चर्स क्या होते हैं, कुछ लाइन्स और सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप क्या नहीं कर सकते, डिस्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लर्नर इन क्लास 1 एंड क्लास 4 में बी बेबीज, मतलब हमारे क्लास 1 से क्लास 4 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, टोडलर स्टेज पे होते हैं, टोडलर बोला जाता है 2 से 6 साल के बच्चों को। तो इन्हें एलिनिएट करना बहुत आसान है, मतलब इन्हें एलिनिएट करने का मतलब है जैसे इंटीग्रेट करते हो ना आप, स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं चीजों को, वैसे है। तो हम चीजों को यूज करवा के, मतलब बच्चे के सराउंडिंग में जो भी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, जैसे
बच्चा ड्रेसिंग करता है, क्लोथ पहनता है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है उसे, पेन दिख रहा है, पेंसिल दिख रहा है, खाने में कोई आइटम लेके आ रहा है, तो हम इन चीजों के साथ उसकी लैंग्वेज को जोड़ के सिखा सकते हैं। ऐसे हम लिंग्विस्टिक बैरियर्स को रिमूव कर पाएंगे और डे टू डे लाइफ में प्रयोग होने वाले छोटे छोटे सिंपल वर्ड को डेली डे टू डे कन्वर्सेशन में एज कर पाएंगे। हम उसे रीजनल और मदर टंग तो नहीं बना सकते, बट वी कैन यूज इंग्लिश को टू टीच और टॉट इन आवर क्लासरूम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लॉरिश कराने का काम कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज हेल्प्स इन चिल्ड्रन। अगर हम इंग्लिश मतलब एक लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज सीख लेते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। हायर स्किल्स हमें एक्वायर होगी, मतलब ऑलरेडी हमारा दिमाग ये कार्य तो कर ही रहा था, अब हमारा थोड़ा सा माइंड और एक्स्ट्रा काम कर रहा है कुछ नया सीखने के लिए। टू लर्न अदर लैंग्वेज न्यू सब्जेक्ट विद द ईज, हम आसानी से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिन्हें सीख सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, केमिस्ट्री देखा होगा आपने, उसे हिंदी में पढ़ाना क्वाइट डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मैंने हाइड्रोजन बोल दिया, नाइट्रोजन बोल दिया, तो बहुत ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश में एज इट इज यूज हो रहे हैं। तो बेटरमेंट है कि हम उस सब्जेक्ट की ईज को बना के रखें, इजीनेस को बना के रखें, इसलिए भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है। नया कल्चर सीख पाए, हम अदर लैंग्वेज के लिए भी सेंसिटाइज कर पाए, खुद को अप्रिशिएट कर पाए अपने प्रोस्पेक्टिव को, एंड एनालिटिकली हम अपनी एबिलिटीज को भी जान पाए कि हम ये कार्य कर सकते हैं। सो द गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर अटेनमेंट, बेसिक प्रोफिशिएंसी हमें मिल जाए, लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाए, और जो भी लैंग्वेज एक्वायर हम कर रहे हैं उसे रीडिंग में, उसे राइटिंग में, और सुटेबली हम उस लैंग्वेज को प्रयोग में ला पाए, चाहे वो ईवीएस हो चाहे मैथ हो, हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाए और उस लैंग्वेज को भी प्रयोग में ला पाए। क्योंकि अब आप देख भी रहे हो कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, सारे के सारे मेनली हमारे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज पे ही पढ़ाए जाते हैं। तो देखो दूसरे सब्जेक्ट की ईज को बनाने के लिए भी हमें ये सेकंड लैंग्वेज आनी चाहिए। आता है हमारा LSRW, नाम से समझ आ रहा होगा आपको, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये कुछ ऐसे स्किल हैं, ये हमारे स्किल बोल लो आप, वेज बोल लो, या बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल एक पाथ है जो दिखाया गया। अगर हम ये चारों चीजें कर लेते हैं तो हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से काम आ जाएगी। तो LSRW हमें आना चाहिए। वी हैव टू लिसन ऑल द कंसेप्ट ऑफ द इंग्लिश बहुत अटेंटिवली, एक्टिवली हमें पार्टिसिपेट करते हुए चीजें सुननी है, उसके बाद स्पीक करना सीखना है, बोलना सीखना है। जैसे बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो आप जाते ही ये नहीं सिखा देते हो APPLE, आप बच्चों को छोटी छोटी चीज बताते हो, बेटा ये पेंसिल है, ये एप्पल है, ये बनाना है, ये नोटबुक है, ये आपकी बुक है, ये आपकी क्लॉथ है, ये शर्ट है आपकी, ये पैंट है, ये आपकी आईज है, ये नोज है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले सुनाते हैं हम बच्चों को चीजें बार बार बोल बोल के, फिर बच्चा उन्हें गेन कर लेता है, उन्हीं चीजों को रिपीट करता है। देन आप क्या सिखाते हो, रीड करना सिखाते हो। आपको देखो छोटे बच्चों को पहले दिखा दिया जाएगा कोई भी फ्रूट, बताएंगे बेटा ये क्या है, तो बच्चा उसे पढ़ना शुरू कर देगा, एंड देन आप राइटिंग पे लेके जाते हो। तो ये आपको ये प्रोसेस भी जरूर याद रखना है व्हेन यू आर टीचिंग द इंग्लिश। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर क्लास 6 to 8। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे अपर वाले लेवल पे। इनेबल टू चाइल्ड आर्टिकुलेट द इंडिविजुअल पर्सनल रिस्पॉन्स इफेक्टिवली। आर्टिकुलेट करना होता है आप अपने रिस्पॉन्सेज को स्वयं से क्रिएट कर पाओ, हेल्प कर पाओ अपनी वोकेबलरी बिल्ड में। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम बच्चों के इंडिविजुअल या पर्सनल उद्देश्य जो हैं हम उन्हें अचीव कर पाएं, एंड हम हेल्प कर पाएं बच्चों की वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करने के लिए, और एनकाउंटर करने के लिए कि सोशली इंटरेक्ट बहुत अच्छे से बच्चे कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूजिंग ICTs इन असेसमेंट। अब ICTs क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम ऐसे टूल्स एंड टेक्निक हमारी टेक्नोलॉजी में प्रयोग कर रहे हैं जिससे आपके कॉन्टेक्चुअल होके आप चीजों को यूज कर पा रहे हो और अपनी असेसमेंट को आसान बना पा रहे हो। अभी मैंने आपको बोला था, बहुत सिंपल सी चीजें आपने देखी होगी, OMR शीट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बोला कि हमारी जो OMR शीट है वो हमारी एज इट इज मशीन्स में चली जाती है, मशीन जो उन्हें रीड कर लेती है। और ऐसे ही मैंने आपको रूब्रिक्स फ्रेम करने बताए हैं, जिसमें भी क्या होता है, हम ना पहले ही असेसमेंट का टूल्स या टेक्निक्स डाल देते हैं और मशीन उन्हें रीड करके हमें आंसर कर देती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बेसिक टेक्निकल स्किल्स। अब मैं टेक्निकल स्किल की बात कर रही हूँ। टेक्निकल में है फर्स्ट कंपोजिंग करना। जैसे चेकलिस्ट बनती है ना हमारी, हम चीजों को कंपोज कर लेते हैं। चेकलिस्ट बनाने की हमें इंग्लिश, मान लो चेकलिस्ट बनाई है वोकैबुलरी, तो यस और नो, कुछ वर्ड्स की वोकैबुलरी हो सकती है, 20 वर्ड की वोकैबुलरी। तो ऐसे चेकलिस्ट बना लेंगे। तो कंपोज करने का मतलब, कंपोज करना क्या होता है, जैसे कोई गाना आता है तो हमें ना लिखा मिलता है कंपोज्ड बाय चेकलिस्ट से आप बेसिक टेक्निकल स्किल बना लोगे जिसमें आप कंपोज कर पाओगे कि आपके पास एज अ
आईसीटी के टूल्स और टेक्निक्स आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, क्या टूल्स होनी चाहिए। मान लो आपके पास कोई किसी सॉफ्टवेयर से पढ़ा रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास कैमरा होना चाहिए, ईमेल जीमेल होना चाहिए, पावर पॉइंट है, फोटो स्टोरी है या मूवी मेकर है, ऐसे कोई ऐप होनी चाहिए जिसके द्वारा आप असेस करने जा रहे हो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है आपने जो चेकलिस्ट बना लिया है, साइट्स की बनाई है, मैप्स की बनाई है, स्किल्स की बनाई है, बच्चे उसे देख के रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। इसके बाद रिसर्च, साइबर एक्सप्लोरेशन स्किल, इसके अंदर आप क्या कर पाओगे, लोकेट कर पाओगे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो वेब पे जाके कार्य करने हैं हमें। नेक्स्ट आती है हमारी लिटरेसी स्किल। लिटरेरी स्किल में क्या है हमारे पास, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना। यहाँ पे पढ़ने का मतलब है अगर आप कोई चीजें बता रहे हो, विजुअल टेक्स्ट का विजुअलाइजेशन कर रहे हो, टेक्स्ट की लिखा हुआ है, तो बच्चे ना उस पर रिस्पॉन्ड करना सीख रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि अगर आपने बच्चे को एप्पल दिखा दिया तो बच्चा फटाफट ये कहेगा कि मम्मा पापा या टीचर ये एप्पल है, ये पेन है, ये पेंसिल है। तो रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि ऐसी नॉलेज होना जिसपे बच्चा यस और नो अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सके। इसके बाद कंपोज करना, वहां पे कंपोजिंग पहले सीखा था आपने। कंपोज करने का मतलब है आपको डिफरेंट फीचर्स का पता हो, जैसे टेक्स्ट है कैसे अरेंज करना है, कौन ऑडियंस रहेगी, क्या पर्पस है, ये सारी चीजें आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आती है हमारी क्रिटिकल लिटरेसी स्किल। क्रिटिकल लिटरेसी स्किल के अंदर है आप जो भी कंपोज किया आपने ये अंडरस्टैंड किया है। कई बार ऐसा होता है हमने अपने थॉट्स तो सुने ही हैं, एसिमुलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आप उसके लिए स्पीकअप करना भी जानो। मान लो मैंने कोई ऐसी वर्ड बताया, ऐसा वर्ड बताया मैंने आपको, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपने कुछ और सुनी हुई है या आपने कुछ और मीनिंग सुना हुआ है, मैंने कुछ गलत बता दिया है उससे रिगार्डिंग में, तो आप उसे क्रिटिकली एनालाइज करके साथ साथ फीडबैक प्रोवाइड कर पाओ। तो क्रिटिकल लिटरेसी स्किल क्या है, इसके अंदर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करते हो। आप कौन से मॉडल पे रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आप स्किल्स को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ट्रांजिशनल, जिसके अंदर आप ट्रांजिट कर सकते हो। मान लो मैंने एक पीपीटी बनाई है, इसके बाद मैं इसका प्रिंट निकलवा लूं, अथॉरिटी से डील कर लूं, तो यहाँ पे क्या है आप ऑथेंटिक चीजें कराओ जिसको आप स्किल्स के साथ आप क्या कर सकते हो, रियल असेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द मेन प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। क्या प्रिंसिपल है कि हमें स्टूडेंट सेंटर लर्निंग क्यों करानी है। The learner has full responsibility for his and her learning involving the participation। हमें फर्स्ट क्या करना है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम बच्चों की लर्निंग करा पाए, पार्टिसिपेशन करा पाए, रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाए, एज अ टीचर फैसिलिटेटर या रिसोर्स पर्सन की तरह काम कर सके, एंड द लर्नर एक्सपीरियंस कॉन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस आएगा बेटा, इन्फ्लुएंस इन हिज एजुकेशन। इफेक्टिव और कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव दोनों तरह से आपको जुड़ना है और हम अपने आप को लर्नर जो है एज अ इंडिविजुअल काउंट करता हुआ भी लर्निंग कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CCE। आपने सुने भी होंगे ये वर्ड। CC स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस, ये C स्टैंड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड E स्टैंड फॉर व्हाट, इवेल्युएशन। सो आवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम CCE इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कैसे जो CC था हमारे सामने आया, क्या इसकी जो हिस्ट्री रही है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे CC की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उससे पहले हमारे पास कितने कमीशंस आए हैं। तो अगर मैं दो फेजेस में इसको डिवाइड करूं, सो वी हैव द प्री इंडिपेंडेंस फेज एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। मैं सबसे पहले आपको ये बताने से पहले एक चीज और बताऊंगी। जब 2009 में RTE लॉन्च हुआ था, उसके साथ ये चीजें भी बोली गई थी कि वी हैव टू डू आवर असेसमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन लाइफ स्किल्स वैल्यूज, एटीट्यूड्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों का भी आप ध्यान रखोगे। सो वी कैन से दैट द इवैल्यूएशन इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द स्कोलास्टिक एरिया एंड इट विल आल्सो कवर द को स्कोलास्टिक एरिया, विच मीन्स क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे और हमारे को करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे। फिर CCE कैसे आया, बहुत सारे कमीशन हुए, सबने अपनी अपनी अथॉरिटीज पे बात करी, कमीशन पे बात करी, तो हमने नींव फाउंडेशन कहाँ से रखनी स्टार्ट करी है। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूं तो हमारे पास आए हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टोग कमीशन एंड सर्जेंट प्लान। इनकी डिस्क्रिप्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास कौन कौन से कमीशंस आए थे। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस में आया हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये इसको राधा कृष्णन कमीशन को भी बोला जाता है, एंड ये जस्ट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस आया था। हमने 1947 में अपनी आजादी
गेट करी एंड आफ्टर दैट 1948 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आ गया। फिर हमारे पास दूसरा कमीशन था मुदलियर कमीशन, जो कब आया था 1952 में। इसे बोला जाता था द सेकेंडरी एजुकेशन। ये चीज आप एक हायरार्की में याद रख लो कि पहले हमारी यूनिवर्सिटीज पे बात हुई कि अपर लेवल को कैसे अच्छा किया जाए, देन हम सेकेंडरी लेवल पे आए, देन इसके बाद आया था भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन। इसके बाद जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म करने की बात थी वो आए थे, मैं डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी आपको। एंड इसके बाद आया था हमारे पास कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन आया था हमारे पास 1966 में, ओके। एंड देन हमारे पास आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक 68 में आई थी, ये भी ध्यान रखना, और एक 86 में आई थी। देन वी हैव द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया POA, ये 1992 में आया था। एंड इसके बाद हमारे पास आया है NCF। NCF भी हमारे पास 4 आ चुके हैं, 1975, 80, 2000 एंड 2005, ठीक है। सो वी विल डिस्कस वन आफ्टर वन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया? 1948। इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को। राधा कृष्णन सबसे पहले भगवान जी आए थे पृथ्वी पे, विच मीन्स राधा कृष्णन। उसके बाद उनके हाथों में क्या थी? मुरली, जिसके थोड़ा सा रिजेंबल करता है मुदलियर कमीशन। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास आया कोठारी कमीशन। So what is the University Grant Commission stated that the University Grants Commission stated that we have to do a lot of work on the field of education. So हमने जो भी सब्जेक्ट बनाए हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, और कोर्स की जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसे रिकमेंड करी गई कि अलॉटेड जितना भी काम उस कोर्स के अंडर है हम उन्हें कंप्लीट करा सके। देन सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या कहा था? द फाइनल असेसमेंट ऑफ द पीपल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द इंटायर रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, कि लास्ट में जो पेपर होते हैं उस पे ही नहीं पूरा जो बच्चे का असेसमेंट है, मूल्यांकन डिपेंड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने और चीजें क्या कही कि बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए स्कूल का जो पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है ड्यूरिंग देयर लर्निंग सेशंस, उनका भी ध्यान रखोगे। देन भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन, क्या इन्होंने क्या कहा था? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एक सेमिनार रिफॉर्म करा था, किसके ऊपर? एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करने के लिए। इन्होंने क्या कहा? द स्टूडेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड पास और फेल ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। आप सिर्फ लास्ट में मूल्यांकन करा के किसी बच्चे को पास या फेल नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द स्कूल शुड नॉट बी गिवन ड्यू टू इम्पोर्टेंस। यहाँ ये मतलब है बच्चे को जो जैसा उसका प्रदर्शन है उसको उचित महत्व दिया जाए, ना कि सिर्फ उनकी पेपर की जितना उन्होंने लिखा है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो टोटल मार्क्स होते हैं ना किसी के भी, मान लो 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से जो 20 मार्क्स की असेसमेंट है वो इंटरनल काउंट हो। इंटरनल मतलब उसने पूरे थ्रू आउट द ईयर क्या क्या कार्य किए हैं। After that, Kothari Commission stated that on the completion of course at the end of lower and higher stage, the student should receive a certificate from the school also giving the record. कोठारी कमीशन ने एक बात और बताई कि जैसे ही बच्चा अपनी कक्षा को पास कर ले उसके बाद हमें उनके रिकॉर्ड को बनाने के लिए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपको एक रिपोर्ट कार्ड बच्चे को प्रोवाइड करनी है, जिसमें उनके पास पूरा ब्यौरा हो कि इन्होंने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या गेट किया है मार्क्स के रिगार्डिंग। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड। जैसे हमारे एग्जामिनेशन रिफॉर्म में पहले ही बात हो चुकी है कि 80+20 का फॉर्मूला चले, तो इन्होंने भी बात दी कि बच्चों को जो है इंटरनल असेसमेंट भी कंडक्ट कराए जाएं, जिससे कि बच्चे ने कॉम्प्रीहेंशन के साथ कितना काम किया है और कॉन्टिन्यूसली उसका इवेल्युएशन कैसे होते रहे। तो वी हैव टू असेस देयर एटीट्यूड, देयर इंटरेस्ट एंड देयर एबिलिटी एंड ट्रेट्स, हाउ शी और ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंटरनल असेसमेंट में और क्या क्या चीजें करी जाएंगी? बच्चे के अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड बच्चे के साथ वी हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द लर्नर। देन कोठारी कमीशन की रिपोर्ट ने क्या क्या इशू किया? एग्जामिनेशन रिफॉर्म भी इशू किया, जिसके अंदर बच्चे की कॉन्टिन्यूअस अचीवमेंट देखनी है, ना कि सिर्फ एट द एंड। ठीक है, ये मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास NEP आई 1986। NEP has strongly recommended the continuous comprehensive evaluation incorporate the both. तो 1986 ने क्या कहा है? NEP 1986 stated that we have to assess the child on both of the aspect, like कौन कौन से करिकुलर प्लस को करिकुलर दोनों एस्पेक्ट्स पे हमें बच्चों से बात करनी है, उनको असेस करना है। इसके बाद 1986 ने एक बात और कही, वी हैव टू टेक द फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इसके बारे में मैं आपको इसी क्लास में आगे बताऊंगी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते क्या हैं। देन आफ्टर दैट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया NCF 2005। इन्होंने भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की एंड ये कहा कि बोर्ड को लॉन्ग टर्म जो मेजर है उसको छोड़कर स्टूडेंट को कॉन्टिन्यूसली असेस करना चाहिए।
आपको एक मैं चार्ट जरूर बताना चाहूंगी। हमारे पास होते हैं एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स में क्या होते हैं हमारे पास, एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट में हमारे पास दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं बच्चों को जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। टेक्निक्स में हमारे मेथड्स आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड आ गया, डिस्कशन मेथड आ गया, लेक्चर मेथड आ गया, ये सारे आ जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारे यूनिट टेस्ट आ जाएंगे, पीरियोडिकल टेकन टेस्ट आ जाएंगे, एंड समेटिव में आएंगे हमारे SA1 या SA2 जो हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं वो। इसके बाद मेरे पास वो है टूल्स। टूल्स क्या होते हैं, टूल्स फॉर कंडक्टिंग द असेसमेंट। असेसमेंट कंडक्टिंग करने के लिए भी हमारे पास 3 टूल हैं। टूल नंबर 1 हमारे पास है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एंड टूल 2 हमारे पास है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एंड टूल 3 हमारे पास प्रोजेक्टेड एज या प्रोजेक्ट मेथड। सो क्लोज एंडेड में हमारे पास आ जाएंगे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, जितने भी शॉर्ट टाइप के हैं ना, मैच द फॉलोइंग, ये हमारे किस में आ जाएंगे, MCQs। ये क्लोज एंडेड है, इनमें एक ही आप आंसर देने के बाद आपका आंसर क्लोज कर लिया जाएगा। क्लोज करने का मतलब आपके पास एक ही बाउंड्री है जिसके अंदर ही आप आंसर कर सकते हो। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जिसके अंदर आप अपने रिफ्लेक्टिव लेवल के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। इसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट में आ जाएगा किसी प्रकार का प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, ये हमारे किसके अंडर आ जाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। एस्पेक्ट्स में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। उसके बाद मैंने आपको टूल्स टेक्निक्स बताई हैं। टेक्निक्स में हमारे सारे मेथड ऑफ टीचिंग आ जाएंगे, एंड इसके बाद मैंने आपको बताए हैं टूल्स में आपके पास 3 टाइप के टूल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ CCE। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि कहाँ से कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन करने की बात चली और कैसे कैसे ये बात NCF पे आने के बाद को करिकुलर एंड करिकुलर दोनों एक्टिविटी को असेस करने की बात हो गई थी। अब CCE स्टैंड फॉर द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, ये मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही बताया। द एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब जो सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है, एंड इवेल्युएशन मतलब बच्चे को ऐसे असेस करना कि बच्चे के हर एस्पेक्ट का आप पता लगा पाओ। सो कॉन्टिन्यूअस विच इज रेफर्स टू द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द लर्नर। इसमें बच्चे को रेगुलरली हमें असेस करते रहना है कि बच्चे ने कितना सीखा। इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका असेसमेंट टाइम टू टाइम कर सकते हैं और ऐसा असेस कर सकते हैं कि बच्चे को डायग्नोस और रेमेडीज भी प्रोवाइडेड हो। नेक्स्ट आता है हमारे कॉम्प्रीहेंसिव नॉट जस्ट डीलिंग विद द रिटन, ये बच्चे ने कैसा लिखा उससे ही आप बात कर लोगे। इट डील्स विद द करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। एंड इवेल्युएशन क्या होता है, बच्चे की अचीवमेंट को रिकॉर्ड करना, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को क्या करना, असेस करना। नेक्स्ट है CCE refers to the system of school based evaluation of the student that covers all aspect of the student। तो CCE क्या कर रहा है, बच्चे के डेवलपमेंट में जितने भी एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं सबको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म CCE, कॉन्टिन्यूअस मीन्स एम्फेसिस ऑन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे लाइफ स्किल होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, प्रोजेक्ट मेथड स्किल हो गई, कलेक्शन स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल होगी। तो हम सारी एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख रहे हैं। तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, रेगुलरिटी, हमें रेगुलर टाइम इंटरवल पे बच्चे को असेस करते रहना है। दूसरा हमें देखना है फ्रीक्वेंटली बच्चों को यूनिट टेस्ट उनके साथ साथ करा देने चाहिए। एंड आफ्टर दैट इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो हमें बच्चों को डायग्नोस करना है। देन उसके करेक्टिव मेजर मीन्स रिमेडी करानी है, उसको रीटेस्ट करना है कि बच्चे का अब लेवल क्या है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोवाइडेड द फीडबैक टू द लर्नर्स। तो हमें कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब पता चला, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हो, बच्चे के करिकुलर, को करिकुलर, ऑल द एस्पेक्ट्स। एंड इसमें आप कौन कौन से डोमेन्स या कौन कौन से लर्नर्स डेवलपमेंट एरियाज ले रहे हो, नॉलेज बेस्ड, जिसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, अपने क्रैमिंग लेवल पे है, बच्चा सिर्फ अपनी नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बच्चा चीजों को अंडरस्टैंड करके कलेक्शन कर रहा है। अप्लाइंग, उन्हीं जो उसे नॉलेज मिली है उसको अप्लाई कर रहा है। एनालाइजिंग, उस जो भी उनके सामने स्टफ है उसको एनालाइज करके ये पता लगा पा रहा है कि इसके अंदर गिवन क्या है। एंड दैट चाइल्ड हैव टू इवेल्युएट दैट सिचुएशन, एंड आफ्टर दैट अगर उसे पूरी नॉलेज हो गई है उसके बारे में, नाउ ही और शी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ न्यू सिचुएशंस और न्यू सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव फॉर देयर प्रॉब्लम्स। देन इसके बाद हमारी NEP की रिकमेंडेशन क्या थी, द स्कीम ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन में भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ऑपरेटेबल, काम किया जा सके जिसपे,
और जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर जैसी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके कंपल्शन बना के, मतलब बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को असेस करना है, ऐसे हमें बात करनी है और ऐसे ही एविडेंसेस किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करने हैं या स्कूल्स को प्रोवाइड करने हैं, जिससे बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को असेस किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीई, क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्यों हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि बच्चे के तीनों डोमेन्स पे बात हो। तीनों कौन कौन से डोमेन होते हैं? कॉग्निटिव, जिसमें संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि से रिलेटेड सारी चीजें की बात की जाती है। साइकोमोटर जिसमें बच्चों के फिजिकल सारी अपीयरेंस, उनको कैसे काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। एंड देन इसके बाद होती है हमारी अफेक्टिव विच डील्स विद द भावनात्मक कौशल, मतलब बच्चों की फीलिंग से रिलेटेड है। ये बच्चों के थॉट प्रोसेस पे कैसे काम कर रहा है, कैसे जो मेमोराइजेशन हो रही है हम उसे हटा सके और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सके। इवेल्युएशन को इंटीग्रल पार्ट बनाना है। इंटीग्रल पार्ट बनाने का मतलब है सारी ही एक्टिविटी का अभिन्न अंग है, हमें बच्चों को हर एक एक्टिविटीज पे क्या करना है, असेस करना है। एंड इवेल्युएशन ये भी कहता है कि किसी बच्चे को किस तक पहुंचाने के लिए अचीवमेंट तक, उसके अचीवमेंट रिकॉर्ड करने से पहले बच्चों की इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, अगर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार की सिचुएशन को फेस कर रहा है। नेक्स्ट है टू इवेल्युएशन एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस। इवेल्युएशन को ऐसा मानना है कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो है उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बना दे कि बच्चे को इतना को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंडल्ज होना जरूरी है। उसके बाद यूटिलिटी और इफेक्टिवनेस, कि आप जो भी प्रोग्राम या जो भी पढ़ाई करा रहे हो उसका कोई प्रयोग भी है या नहीं है। एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने हैं कि अगर लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक है या नहीं है, और ऐसा प्रोसेस बनाना है जो कैसा हो, हमारा लर्नर सेंटर्ड हो और सेल्फ असेसमेंट करना भी बच्चे जाने क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे। उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या लक्षण है या क्या गुण है हमारे सीसीई के। बच्चों में टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना, दोनों एरियाज चाहे स्कोलास्टिक है या को स्कोलास्टिक है उनको क्या करना, कवर करना। मल्टीपल टेक्निक यूज करना, रिप्लेस करना एग्जामिनेशन, जो हमारा अर्लियर रिजिड एग्जामिनेशन पैटर्न था, जो कठोर व्यवस्था थी, उसे रिप्लेस कर देना। असेसमेंट को पूरे साल तक चलाना और बच्चों को उनके अंदर एक ऐसी लर्निंग की भावना को जागृत करना जिससे कि बच्चे क्या कर सके, कंसीव कर सके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को। एंड इसके अंदर जो जजमेंट है वो पार्शियल ना हो, आपकी जो डिवाइसेस हैं वो सारी चीजों को एस्पेक्ट को देखें। को होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का जो है चहुं ओर से उनका विकास देखा जा रहा है। असेसमेंट जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ज्यादा करनी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब हमें लर्निंग को जज नहीं करना है, लर्निंग के लिए असेसमेंट करनी है कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। रेगुलर असेसमेंट करते रहना, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बात करनी है, नेगेटिव रिमार्क्स बच्चों को नहीं देने हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन दोनों टाइप पे आपको असेसमेंट करनी है। पीरियोडिक टेस्ट भी आप लेते रहोगे एंड इसके साथ साथ हम बच्चों को एक्टिविटीज भी परफॉर्म कराएंगे जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट बात आती है हमारी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। एनसीईआरटी हैज एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पे क्या बात हुई है, असेसमेंट जो था स्कोलास्टिक एरिया इनफॉर्मली और फॉर्मली सिर्फ इन्हीं पे किया जाता था, बट अब ये बात हुई है कि हमें अपना असेसमेंट कॉन्टिन्यूअली करना है और पीरियोडिकली भी करते रहना है। एंड इफ द स्टूडेंट हैव द पुअर परफॉर्मेंस तो उसको डायग्नोज करना है और उसकी रेमेडी प्रोवाइड करके हमें उस बच्चे को रीटेस्ट भी करना है कि बच्चे अब इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को स्कोलास्टिक, ये तो हमारे स्कोलास्टिक के थे कि बच्चे को टाइम टू टाइम असेस करते रहना है और अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो दोबारा से उसको रेमेडीज दो, डायग्नोज करो, रेमेडीज दो और दोबारा से रीटेस्ट करो कि बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस को अचीव किया है या नहीं किया है। को स्कोलास्टिक में ये है कि हमें बच्चों की जो इंटरेस्टेड या फिर जिसमें बच्चा प्लेजर फील करता है वो स्किल क्या है, लाइफ स्किल को देखना है कि वो किसमें अच्छा काम करता है, उसके लिए चेकलिस्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शंस, क्या कार्य हैं सीसी लाने का, कि वो रेगुलर असेसमेंट करते रहें, नियमित मूल्यांकन करें, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बन जाए, वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए और वी हैव टू नो द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ बोथ ऑफ द स्टूडेंट। हर एक एटीट्यूड या उनका इंटरेस्ट के एरिया को पकड़ो, डिसीजंस बनाओ, सेल्फ लर्निंग की हैबिट्स डेवलप करें, सेल्फ असेसमेंट की हैबिट डेवलप करें और बच्चों में प्रोग्रेस करने का कार्य करें। नेक्स्ट आता है असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन सीसी। अब आपको असेसमेंट करनी कैसे है, तो देखो स्कोप, इसमें सबसे पहली बात तो आपको असेसमेंट में मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आपको दोनों एरियाज पे बात करना है। बच्चे रेडी हैं तो उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी हमें तीनों टाइप से जांचनी है, कोग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, तीनों पे जानना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्ट करें कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बच्चों के सामने बनाई है,
असेसमेंट इन सीसी की बात कर रही हूँ, अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बना के दी है बच्चों को तो वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ये हरमन एंड कुंत ने कहा था कि अगर असेसमेंट करना चाहते हो तो जो भी आपने स्ट्रेटजीज बनाई है वो इफेक्टिव हो, क्रेडिबिलिटी बच्चों की सक्सेस पे जाके रुके और ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी परफॉर्मेंस बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लेके जाए हम कि जिससे बच्चा जो है होलिस्टिकली डेवलप हो जाए, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो जाए। तो मैंने आपको क्या कहा, जो हमारी स्कोलास्टिक थी जिसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस काम कराना है, टाइम टाइम पे असेस करते रहना है, पुअर परफॉर्मेंस को कम करना है और उसके बाद डायग्नोस करना है, देन रेमेडी देनी है एंड देन रीटेस्टिंग करनी है। और अगर मैं कोस्ट स्कोलास्टिक पे बात करूं तो बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स को क्या करना है, बढ़ावा देना है और उनके परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप, दो टाइप के असेसमेंट है हमारे पास, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जिसके अंदर टीचर्स बच्चे को असेस करना चाहते हैं उनकी प्रोग्रेस से और उनका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, यही टीचर का मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे बच्चे टीचर्स क्या चाहते हैं, एक स्पेसिफिक फीडबैक चाहते हैं बच्चों से कि उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया है, उनके ऑब्जेक्टिव बच्चों के सामने बताना चाहते हैं, देखो बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य ये था कि आपको यहाँ तक का समझ आ जाए। जैसे मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अब तक सीसीई समझ आ गया होगा, हम अब उसके टाइप्स कर रहे हैं। तो बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी है, कॉन्टिन्यूअसली असेस करते रहना है, बच्चों के पार्टिसिपेशन को रिकॉर्ड करना है। एफएस जब बच्चे देते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा जितने भी लेवल पे उससे ज्यादा इंप्रूव करे। प्री डिसाइडेड कैटेगरी को बच्चा या फिर क्राइटेरिया को बच्चा इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर यूनिट का ही आप असेस करोगे, मतलब उसके यूनिट के बारे में समझाया या नहीं आया है। बच्चों की परफॉर्मेंस इनहेंस करनी चाहिए और जो लर्निंग है उनकी स्ट्रेस फ्री रहे और उनके हर एक एरियाज जो हैं डेवलप्ड हो जाएं। बच्चों को मोटिवेट करने का काम करे। स्ट्रेस फ्री असेसमेंट मतलब यहाँ पे कोई बच्चों को बर्डन नहीं दिया जा रहा कि आपको पूरी पूरी बुक रट के आनी है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट ऑन अ स्पेसिफिक कंटेंट। डेफिनेशन की बात करूं, ब्लैक एंड विलियम क्या कहते हैं, इट मीन्स नो मोर देन द असेसमेंट इज कैरिड आउट फ्रीक्वेंटली एंड इज प्लान्ड एट द सेम टाइम एज अ टीचिंग। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मूल्यांकन है वो बार बार किया जाता रहना चाहिए और आपको ऐसी योजनाएं बनानी है जो आपकी शिक्षण के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग को भी इनहेंस कराने का काम करें, मतलब प्लान करके चलोगे ये सारी चीजें भी। सैडलर कहते हैं इट इंक्लूड्स बोथ फीडबैक एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। ये आपको फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है और आप जो सेल्फ मॉनिटरिंग है वो भी करते जा रहे हो, मतलब टीचर्स भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू सम अप द लर्निंग। समेटिव असेसमेंट कराई किस लिए जाती है कि आपने जो भी लर्निंग किया है अब हम उसे सम अप करने जा रहे हैं, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। तो इवेल्युएशन किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है, the summative assessment test to other graded evaluation must be demonstrably reliable, valid और free of biasness। कैसा होना चाहिए, मतलब किसी विश्वसनीय हो, किसी भी प्रकार की जो बायसनेस है वो उसके अंदर ना हो, एंड ऑफ द कोर्स हो। सेकेंडली बच्चों के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं अब ये समझा जाता है कि बच्चों ने वो अचीव कर लिए हैं, तो अब हम बच्चों को असेस करने जा रहे हैं कि हाउ मच दे अचीव्ड, कितना उन्होंने किया है। ये हमारे ईयरली भी हो सकते हैं समेटिव असेसमेंट और हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन एंड होम एग्जामिनेशन आल्सो इंक्लूडेड इन द समेटिव। ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस टीचिंग की जानती है और ये लर्निंग का असेसमेंट है, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब बच्चों को इतने पार्ट्स मिलेंगे, इतने पार्ट्स का मार्क्स मिलेगा, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है, इससे क्या होगी, ड्रॉप आउट कम होगी बच्चों की, रेगुलर असेसमेंट होती रहेगी तो बच्चों को आप कॉन्सेप्चुअली देख पाओगे कि उन्होंने कितना लर्न किया है नहीं किया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन्हें मिलेगा। और जब हम सिर्फ करिकुलर की, सिलेबस की, कंटेंट की बात करते रहते हैं तो बच्चों की जो लाइफ स्किल है हम उनके बारे में भूल जाते हैं। तो उस एस्पेक्ट पे भी हम बच्चों पे ध्यान देंगे जिससे बच्चा तीनों डोमेन्स में, तीनों एस्पेक्ट्स में क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा और बैलेंस रहेगा, मतलब फिजिकल में भी, इमोशनल में भी और मेंटल कॉग्निशन में भी। रेमेडीज प्रोवाइडेड होगी, क्रिएटिव टीचिंग होगी एंड स्टूडेंट ऑल्सो डेवलप द ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होगा।
नेक्स्ट हमारा असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग। असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग। अब हमने मान लिया, शुरू में मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है, कैसे ये सेकंड लैंग्वेज की तरह काउंट होगी। उसके साथ साथ मैंने आपको प्रिंसिपल बताए हैं, टीचर सेंटर्ड भी और लर्नर सेंटर्ड भी। इसके बाद मैंने आपको सीसीई बताया कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट आप कैसे करोगे। अब देखो, असेसमेंट ड्यूरिंग की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पहले असेसमेंट होती थी एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अब हमारी जो असेसमेंट होती है वो थ्रू आउट द ईयर चलती ही रहती है। तो हम कैसे लॉजिकली उसे बता सकते हैं। असेसमेंट ड्यूरिंग एंड टीचिंग क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप अगर आप बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हो सेकेंड लैंग्वेज के लिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या चीजें बताई थी कि बच्चा लिसनिंग सीखेगा, ये सीखते ही बच्चा बोलना सीखेगा। तो आपको ये चीजों का ध्यान जरूर रखना है कि बच्चा आपके कक्षा कक्ष के अंदर पार्टिसिपेटिव बना रहे। पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए बच्चे को, आपको इंकरेज करते रहना है और टाइम टू टाइम बच्चे को प्रिपेयर करना है कि अगर मैं आपने कोई वर्ड बोला है, मैंने अगर किताब वर्ड बोल दिया, मैंने घर वर्ड बोल दिया, तो बच्चे को बोलो कि आप सोच सकते हो आपकी मदर टंग में, बट आप उसे ट्रांसलेट करना भी सीखो। तो आप बहुत सारी चीजें बच्चों से एक्सप्रेस करा सकते हो, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक, उनका इंटरेस्ट। तो आप अगर ये बोल देते हो कि आपको इंग्लिश में ही स्पीक करना है या आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज घर पे भी बोलनी है, तो आप ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग भी बच्चों को असेस कर पाओगे। गिव द चिल्ड्रन द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट सच एज डायलॉग, प्रेजेंटेशन, ऐसा क्राइटेरिया हमें देना है। और क्राइटेरिया देने के बाद आप क्या करोगे, कंप्लीशन ऑफ लेसन प्लान के बाद आप क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट बना के रखेंगे। और जब आपका लेसन प्लान पूरी कंप्लीट हो जाएगा तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखोगे। स्पीक एंड राइट अबाउट देमसेल्फ, ये बोलोगे कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया लिखा है उसके बारे में लिखो। मीनिंग्स उनके बारे में बताओ। जैसे आप देखते भी होगे जो बच्चा छोटे क्लासेस में होता है, इवन 8 तक तो जरूर क्लास में या फिर उनके लेसन में जो मुश्किल वर्ड आए होते हैं ना, उनके वर्ड मीनिंग लिखा दिए जाते हैं। रिलेट द आइडिया टू देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बच्चों को बोलो कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्हें जोड़े। कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन दो। कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन दे सकते हो, एट व्हाट टाइम यू विल गेट अप इन द मॉर्निंग, आपका स्लीप टाइम क्या है, आपने हैव यू डन विद योर ब्रेकफास्ट, डिनर, व्हाटएवर। सो आप ये काम किए। तो कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन दोगे तो बच्चा एक्स्ट्रा ही लिखेगा। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करनी है। मान लो मैंने बोला डॉग, आपने कोई भी मीनिंग अलग बता दिया है, तो बच्चे क्रिटिकली उसे एनालाइज करेंगे कि डॉग माने तो ये होता था, कैट माने ये होता था। तो इससे क्या होगा, बिल्डअप, उनकी क्रिटिकल स्किल्स भी बिल्डअप होगी। डायलॉग करा सकते हो, नरेशन करा सकते हो, डिबेट करा सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं, ड्रामेटाइजेशन करा सकते हो, ड्रामा करा सकते हो, कार्टून वगैरह देखते हैं तो उसके लिए भी आप पर्पसफुली स्टोरी लिखवा लो बच्चों से लास्ट में। अब आती है पोएम कंप्लीशन। ऐसा भी बहुत बार होता है कि हम पोएम पढ़ाते हैं, तो आप किन चीजों का ध्यान रखोगे। ऑरल एक्सप्रेशन, मतलब आप अगर कोई भी चीजें पोएम में करा रहे हो तो आपको इसमें लिखा नहीं हुआ है, छोटे बच्चों के साथ आपने देखा भी होगा, जॉनी जॉनी, बच्चे ना गर्दन हिलाते हैं, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, ऐसे करके चीजें करते हैं। तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। एक्सप्रेस जब करते हो आप, तो आप कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन से जुड़ जाते हो। राइट आंसर टेक्सचुअल क्वेश्चंस इन इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब पूरी डिटेल में एनालिटिकल स्टडी करके करोगे। पैराग्राफ लिखवा रहे हो तो वर्बल क्लूज डाल सकते हो, छोटे छोटे क्लू डाल दो। मान लो कि मैं अगर ये करवा रही हूँ, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, तो मैं कुछ भी डाल देती हूँ, ऑरल एक्सप्रेशन, और प्रिंसिपल डालने हैं, टूल्स डाल दिया, तो बच्चे लिख सकते हैं कि वी हैव टू यूज द स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स और टूल। फीलिंग और आइडियाज बता दो। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बोल ही दिया कि कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन कराओगे और एडजेक्टिव्स का प्रयोग करा सकते हो। और देन बच्चों को बोलो कि एक पोएम आप खुद से क्रिएट करके लाओ। नेक्स्ट आता है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक। कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक एक बहुत प्रोफेशनल फीडबैक है और ये मेनली यहाँ पे यूज होता था बिजनेस वगैरह के टर्म में। तो हमारे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है उसके अंदर आप प्रोफेशनल जो चीजें हैं फॉर्मल लैंग्वेज के लिए, उसके लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट बात करेंगे हम, कंस्ट्रक्टिविस्ट लैंग्वेज की बात करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया होगा और यूनिट आपने करी है कि अगर हम अपने अर्लियर टाइम पे बात करें तो हमारे जो मम्मी पापा का टाइम था या इवन मेरे टाइम से भी मेरे टाइम तक भी ये होता था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो क्लास 6 में ही प्रयोग करनी स्टार्ट होती थी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब था कि एट दैट लेवल बच्चा ना तो अपने क्रैमिंग लेवल पे है, ना ही सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग पे है। बच्चा इस लेवल के बाद अपनी चीजों को रिफ्लेक्ट करना सीख गया है, अपना टीचिंग करियर बनाना सीख गया है। तो यहाँ पे मतलब है हम बच्चों को ऐसे फीडबैक के लिए प्रिपेयर करें जिस फीडबैक को बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा ही दे सकता है।
तो हमें अपने पार्टिसिपेंट को बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, पार्टिसिपेशन बना के रखना है और उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करा के हमें क्या करना है, बच्चों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो इनहेंस करना है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक इज अ काइंड ऑफ फीडबैक इन विच चाइल्ड हैव द प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज एंड आफ्टर दैट द लर्नर कैन यूज दैट इंग्लिश लैंग्वेज विद देयर पीयर्स, विद देयर सेल्फ, विद द टीचर्स एंड अदर ऑल्सो। तो इससे क्या होगा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ही वो बच्चा अपने आप को फीडबैक भी प्रोवाइड कर पाएगा। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक ये है जिसके लिए बच्चा अपने आप को खुद से प्रिपेयर करता है और एक्सपीरियंस के द्वारा आप उसका फीडबैक दे रहे हो। जितने अच्छा बच्चा लैंग्वेज यूज कर रहा है हम उसको उतना ही असेस कर पा रहे हैं। Meanwhile, according to Irons, constructivist feedback should be proper to formative evaluation and the student learning processes. यहाँ क्या मतलब है, हमारा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसा होना चाहिए, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अब देखो, अगर पेपर हो चुके हैं बच्चे के, हम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, अगर आपने डीएलएड के पेपर दे लिए हैं, उसके बाद मैं आपका असेसमेंट कर रही हूँ कि ये बच्चा ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज बोल पाता था, ये बच्चा ऐसे लैंग्वेज बोल पाता था, सो देयर इज अ नो बेनिफिट और इसका कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह से हमें अपना कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक ध्यान रखना है, आपका ड्यूरिंग द सेशन ही लोगे आप। इसके बाद है हमारा ऑन द अदर हैंड सेंगस्टर एंड ओवरऑल आर द ओपिनियन दैट गिविंग कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉर्मेटिव फीडबैक carries the implication that here will be informative available which help you to improve your work। यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं कि हम बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं उसे इनहेंस कराने की कोशिश कर रहे हैं। Patty and temporarily क्या कहते हैं, point out that praise can be effective provided in accompanied by the feedback about the task। ये कह रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक क्या है, जब अपने आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपके फेलियर देखे जा रहे हैं और उसे डायग्नोस किए जा रहे हैं और आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें रिमूव करके आपको रेमेडी प्रोवाइड की जा रही है। तो इनका क्या कहना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक क्या है, जिसके अंदर आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है, आपके प्रोसेस को जाना जा रहा है, आपको ये नहीं जाना जा रहा है एट द एंड आप क्या काम कर रहे हो, ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप क्या काम कर रहे हो। So what is constructivist feedback, अगर स्पेसिफिक देखें, get straight to the point, make sure that not drag semi related और similar incident into the conversation। यहाँ पे क्या मतलब है, आपने अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक के बारे में सुना, सोचा या पूछा तो आपको सीधा इसी पॉइंट पे जंप करना है, आपको चीजों को रिलेट कर करके ऐसे गोला बना बना के वहां तक नहीं पहुंचना है। डायरेक्ट फुल फोकस आपका कन्वर्सेशन पे, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे ही होना चाहिए। सिंसियर जब भी आप अपना फीडबैक दे रहे हो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और जेन्युइन फीडबैक प्रोवाइड करना है और कोई भी ऐसी चीजें नहीं बोलनी है जिसका एडवर्स इफेक्ट हो। नेक्स्ट, हैप्पियर टीम, एक ऐसी अच्छी टीम बनाओ जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को प्रिपेयर भी कर पाए। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। द फर्स्ट वन इज द कॉग्निटिव फीडबैक इन विच द लर्नर हैव टू मेक श्योर दैट देयर कॉग्निशन यूज्ड टू गिव द कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक। यहाँ पे आप ऐसी चीजें हो जाएंगी जैसे डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे सोशल फीडबैक, सोशल के अंदर होता है इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडिकल, रेडिकल में आपको देना है सेल्फ फीडबैक की बात कर रहे हैं ठीक है। तो रेडिकल फीडबैक इज अ टाइप ऑफ फीडबैक इन विच द लर्नर हैव टू कंस्ट्रक्ट देयर सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक इन विच लर्नर बिल्ड देयर वोकैबुलरी इटसेल्फ, और खुद से बात करके वो देख रहा है कि ही और शी इज एबल टू राइट डाउन द फीडबैक फॉर देयर सेल्फ ओनली। CF नॉट में इनहेंस लर्निंग बाय हेल्पिंग लर्नर टू नोटिस देयर एरर इन देयर रिटन वर्क। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको उनके एरर से नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको ढूंढने हैं, यहाँ पे मतलब है क्योंकि हमें चीजों को डायग्नोस भी करना है तो बच्चों के एरर को देखना है, हाइपोथेसिस कर लेने, हाइपोथेसिस बना लेनी, एक टेंटेटिव आइडिया पहले ही बना लेना है, सिस्टमेटिक वे में मॉनिटरिंग करते रहना है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक आपको स्पेशली लर्नियर को प्रोफिशिएंसी तक पहुंचने के कार्य कराएगा और कैसी एक्विजिशन है बच्चों की उस चीजों का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द एट्रीब्यूट ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस फीडबैक अ सिस्टमैटिक रिसर्च इज कंप्लीटेड। कब होगी, जब आपने सिस्टमैटिक रिसर्च कर ली है तो क्या क्या चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, नेचर कैसा रहेगा, डायमेंशंस कैसे रहेंगे, डायमेंशन का मतलब कि बच्चा सिर्फ बोल पा रहा है, लिख पा रहा है या सुन पा रहा है, कैसी चीजें हैं, एंड फीडबैक कौन प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड करने का मतलब अगर आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है तो ही और शी हैव टू बी अ वेरी कॉम्पिटेंट और उनको भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो आपका फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं।
की वेरिएबल क्या है? क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल सेटिंग। सबसे पहले आप अपने कक्षा का माहौल ऐसा बनाओ कि जो आपका क्लासरूम है वो एक बहुत अच्छा वातावरण बच्चों को प्रोवाइड करे। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस, यहाँ पे आप अपने क्लास को पढ़ाओगे और क्लासरूम में बच्चों के बिहेवियर को क्या कराना है? अटेंटिव कराना है, पार्टिसिपेटिव कराना है। मतलब वी हैव टू गेन द अटेंशन ऑफ द लर्नर। हाउ टू गिव कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक रिस्पेक्टफुल। जब भी आप किसी के बारे में कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक दे रहे हो, आपको दूसरों की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है, उनकी इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखना है। वी हैव टू गिव द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एज लाइक वी आर सपोर्टिंग दैट लर्नर, क्योंकि हम फॉर्मेटिव में दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब आपको चीजों को एक्सपीरियंस करके ही बताना है, प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन चीजों को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसके बाद टारगेटेड का मतलब जैसे आप लर्नर की सिर्फ स्पीकिंग स्किल को टारगेट कर रहे हो, लर्नर की आप सिर्फ राइटिंग स्किल को टारगेट कर रहे हो। जैसे आपके जो ये पेपर हो रहे हैं ये आपकी राइटिंग स्किल को टारगेट कर रहे हैं। Why constructivist feedback is best? क्यों अच्छा है आपका फीडबैक? इसीलिए अच्छा है, आप टीचर एज अ इवेल्युएटर के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप कम्युनिकेशन जान सकते हो, ऑनेस्ट एंड मीनिंगफुल प्रोवाइड कर सकते हैं। एरर जो बच्चों ने कमिट की है उसे रिमूव करा सकते हो और आप बच्चों की सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हो, उनके वर्क प्लेस में भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, फॉस्टर कर सकते हो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। स्ट्रेंथ है तो हम अपग्रेड कर देंगे, वीकनेसेस है तो रेमेडी कर देंगे। ओपन लाइंस फॉर द कम्युनिकेशन। आप ओपन लाइंस मतलब आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो और एंगेजमेंट हम बच्चों का इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात आती है हम इंप्रूव कैसे करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक को। जब भी आप चेक कर रहे हो तो आपको ऐसे कमेंट्स प्रोवाइड करने हैं अपने एम्प्लॉयज को। मैं कह रही थी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक जो है बिजनेस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीजें हैं। तो यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज को जब भी फीडबैक दोगे तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए यूनिफिट अपॉर्चुनिटी सबको देनी है, एंगेज रखना है, सबको इनकरेज करना है कोलैबोरेशन काम करने के लिए। डिबेट्स और डिस्कशन करा सकते हो और साथ साथ अगर लर्निंग पे बात करूँ तो पीयर लर्निंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिसमें बच्चा खुद के बारे में भी सीख रहा है और अपने लर्नर्स मतलब अपने पीयर्स के बारे में भी चीजों का उसे पता चल रहा है। नेक्स्ट आती है लोकेटेड अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ ग्रेड पीयर असेसमेंट, ट्रेन द स्टूडेंट इन द प्रोसेस एंड क्राइटेरिया। मतलब आपको चीजों को ऐसे लोकेट करना है कि आपको कितना प्रपोर्शन किस आपकी मेहनत का कितना प्रपोर्शन आप किस चीजों पर डिवोट करोगे और उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे। और स्टूडेंट को अच्छी प्रैक्टिस करानी है, प्रोजेक्ट वर्क कराने हैं। देन बी अवेयर विद द ओन रोल एज अ मॉडल। और बच्चों को बताना है कि आप अपने और रोल मॉडल बन के रहोगे तो एज अ टीचर आपको अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बन के रहना है। मतलब यू हैव टू फॉलो द ऑल एथिक्स एंड कल्चरल डायमेंशंस। एक्सपेक्टेड रोल ऑफ द स्टूडेंट। अब मैंने टीचर्स के बता दिया आपको थोड़े बहुत, अब स्टूडेंट के क्या रोल है। सबसे पहले है पार्टिसिपेशन, दूसरा अकोमोडेट एंड एसिमुलेट करना। नई चीजें हैं तो एसिमुलेट कर लो, पुरानी चीजें आपके स्कीमा में कुछ ऐड है और वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो हम उसे अकोमोडेट कर लेंगे। कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी लर्निंग को और हम क्या करेंगे कंसीव करने की चीजों पे बैठेंगे। मतलब हम चीजों को क्या कर रहे हैं, परसेप्शन दे रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई ऐसी चीजें हैं तो उनके लिए आप नोटेशंस बना लो। नोटेशंस का मतलब होता है कि आप उसके नोट्स बना लो और सिंबल्स बना लो जो आपको बाद में हेल्प भी करें। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आर वेरी वेल रेलुकेंट टू गिव द एस्टैब्लिश्ड स्कीमा आइडियाज एंड रिजेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। बहुत बार बच्चे ऐसे अपोजिशन में बैठे होते हैं कि चीजें रिजेक्ट कर देते हैं। उसके लिए ही मैं कह रही हूँ अकोमोडेशन होना चाहिए, आपके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम ना प्रिपेयर हो। स्टूडेंट्स may not be aware of the reason why they holds a strong schema। स्टूडेंट्स ना भी अगर अवेयर हो तो आपको सिखाना है कि आप ये सारी चीजें सीख जाओगे और लर्नर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखना है। स्टूडेंट्स नीड टू नो हाउ टू लर्न चेंज द थिंकिंग एंड लर्निंग स्टाइल। बच्चों को ये जरूर जानना चाहिए कि वो अपनी थिंकिंग और लर्निंग स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज कराओगे और लर्नर नीड गाइडेंस थ्रू जेडपीडी। आपने देखा भी होगा वाइगोस्की की थ्योरी में कि वहां पे ना 3 चीजें दी गई हैं। लर्नर कैन लर्न इटसेल्फ, फिर आता है हमारा जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और तीसरा आता है हमारा, तीसरा ऐसा गोला और होगा जिसके अंदर लिखा होगा लर्नर कांट डू या कांट लर्न, जिसके अंदर बच्चा सीख ही नहीं सकता। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर बच्चा थोड़ी सी स्कैफ फोल्डिंग के साथ चीजों को लर्न कर जाएगा, मतलब थोड़े से सपोर्ट के साथ चीजों को सीख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल दैट गाइड द वर्क ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर। अब टीचर के क्या प्रिंसिपल हैं? इनकरेज करना, बहुत सिंपल है बेटा, इनकरेज करना, चीजें गलत हो रही है मैनिपुलेट करना सीखे, फिजिकली मतलब फिजिकली ऐसे एक्शंस करवाए बच्चे चीजें समझे, क्रिएशन करानी है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी अच्छी रखनी है, मेथड्स
अपने बना के रखने हैं, अपना परसेप्शन क्लियर करना है, बच्चों को इंगेज करना है, टोटल इंक्वायरी करनी है और इनिशियल रिस्पॉन्सेज को क्या करना है, स्टोर कर लेना है, इंकरेज करते रहना। मैं कह ही रही हूँ क्वेश्चंस ऐसे पूछने हैं कि सबके लिए अलोवेंस हो कि सब आंसर कर पाए। मेटाफोर यूज कर सकते हो जैसे आपके लोकोक्तियां वगैरह होते हैं। एंड नर्चर स्टूडेंट नेचुरल क्यूरियोसिटी, और बच्चों को जो भी हमारे बच्चों की उत्सुकता है उसको क्या करते हैं हम, क्यूरियोसिटी को नर्चर कर पाए, क्यूरियोसिटी को हम आंसर कर पाए। अब आते हैं कॉमन एरर्स इन यूसेज एंड कैरेक्टर इंस्ट्रक्शनल मेजर। ऐसे कौन कौन से कॉमन एरर हैं जो बच्चे कमिट करते हैं टीचिंग ऑफ, बेटा दो ही कॉमन एरर बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की भी आपको जरूरत नहीं है। ग्रामर में कि कब आपको क्या प्रयोग करना है, इसके लिए आप एग्जांपल डाल सकते हो। जैसे कोई चीजें प्रेजेंट में हो रही है तो बच्चा वॉज लगा दिया, बच्चे ने वर लगा दिया। कोई चीजें हो गई हैं उसके साथ बच्चा विल लगा रहा है, शैल लगा रहा है। और दूसरी हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन की, जैसे हम सब ऐसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं शेड्यूल, पर इट इज कैड्यूल। तो हमें प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है बच्चों की। तो कॉमन एरर दो ही चीजों में होते हैं, या तो ग्रामर में या प्रोनाउंसिएशन में। अब ये कॉमन एरर आप कैसे कम कर सकते हो, बच्चों को ये सारी जानकारी देके, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बढ़ा के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइंस, मोडाल्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड टेंसेस, अगर आप इनका प्रयोग कराओगे तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि बच्चा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट या एरर कमिट ना करे। नेक्स्ट बात आती है हमारी नीड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड असाइनमेंट एंड ग्रुप वर्क। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल असाइनमेंट क्या है और हमारा ग्रुप वर्क क्या है। फर्स्ट हमारा व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। ये क्या होती है इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल, इंडिविजुअल होता है बेटा, वैसे आपकी इंग्लिश की क्लास है पर मैं बहुत सारे वर्ड हिंदी के यूज कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको चीजें समझ आए। इंग्लिश में तो यहाँ लिखा ही हुआ है। इंडिविजुअलाइज का मतलब होता है व्यक्तिगत, विच मीन्स वन, एक चीज पे, एक व्यक्ति पे डिपेंड करता हो। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ये है, एज वी नो दैट देयर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द लर्नर। तो कोई लर्नर कैसे सीखता है, कोई लर्नर का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हर एक बच्चे को जानने के लिए हमें इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज देनी पड़ेंगी। हम उसको ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं एक एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल का ध्यान रख के। इसका अल्टीमेट गोल क्या है, हम सबकी लर्निंग को मैक्सिमाइज कर पाएं और हर एक बच्चे के पोटेंशियल को सक्सेस तक पहुंचा पाएं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी दैट अलाउ टीचर टू फेस द चैलेंजेस। अगर अपने कक्षा में या अपने क्लासरूम में टीचर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो चैलेंजिंग है, तो किसी एक बच्चे की वजह से हो सकती है, किसी 5 बच्चों की वजह से भी हो सकती है, तो उनकी एबिलिटीज पे ध्यान देते हुए आप उन्हें भी ओवरकम कराने की कोशिश जरूर करोगे। टीचर हैव टू मेक द स्ट्रेटजीज जैसे वीडियो ऑडियो स्ट्रिप्स ये चलवा सकते हो, और इसके साथ साथ बच्चे को रेडी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देन यू कैन एबल टू गिव द योर लेक्चर, योर आपको जो भी टॉट करना है। नेक्स्ट आपका पर्पस ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रेटजीज, क्या पर्पस है, सबकी लर्निंग हैबिट्स को डेवलप कराना। लर्नर जो है टीचर जो है लर्नर के सामने हर एक छोटी चीजों को क्या कर पाए, इलेबोरेट कर पाए, और इसका ये भी फायदा है कि हम सबकी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहे हैं जो भी हमारे करिकुलम ने हमें दिया हुआ है, और सबके अकॉर्डिंगली काम कर। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म रिटेंशन, बच्चे के दिमाग में चीजें परमानेंट हो जाएं, और इसके एक इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चा भी इंडिविजुअल है, सभी एक ग्रुप का पार्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल। अब प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्लियर कट और कंसाइज इन्फॉर्मेशन आप दोगे, वी हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द लर्नर। दूसरा है असेसमेंट के टूल हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे जो हर एक लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट और हर एक लर्नर को असेस करने के लिए यूज हो सके। जैसे किसी के लिए ऑब्जर्वेशन टूल ले लेंगे, कहीं पे क्वेश्चनिंग टूल ले लेंगे, कहीं पे सेल्फ असेसमेंट ले लेंगे, कहीं पे पीयर असेसमेंट ले लेंगे, कहीं पे पोर्टफोलियो ले सकते हो, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ले सकते हो। तो असेसमेंट टूल कैरी करना। इसके बाद क्या करोगे आप, एम्फेसाइज और स्ट्रेस करोगे कि क्रिएटिव थिंकिंग बच्चों के इनहेंस हो, तो हम बच्चों से एडिशनल कार्य भी करा सकेंगे। सबको इंगेज करेंगे, मतलब सबके पार्टिसिपेशन पे ध्यान देना है। एक बैलेंसिंग एनवायरनमेंट बनाएंगे किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि हम सिलेक्टेड एक्टिविटी कर पाए, और जो सिलेक्टेड एक्टिविटी इसलिए कहा है मैंने क्योंकि वो सिलेक्टेड एक्टिविटी आपकी इफेक्टिव भी रहेंगी। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। क्या रिक्वायरमेंट है, ए स्टूडेंट लर्न डिफरेंटली, सब अलग अलग पढ़ते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि देयर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस, किसी की लर्निंग स्पीड क्या है, किसी को कोई डिसएडवांटेज है, कोई मेन स्ट्रीम तक आ ही नहीं पाया, कोई इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, डिसबैलेंस है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, और हर एक बच्चे में टैलेंट अलग अलग है और सभी बच्चे की स्पेशल नीड को कैटर करना, इसलिए भी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। यूनिकनेस जानना बच्चों की नीड्स की, और क्या बच्चे
एक्वायर कर सकते हैं और क्या नीड्स है उनके बारे में जानना, केयरफुल रहना बच्चों को लेके, उनकी प्रोग्रेस को जानना। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेज ऑफ इंडिविजुअलाइज। अब कैसे करा सकते हो आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के दौरान। सेवरल कीज है हमारे पास कि हम करिकुलम डिसाइड करते हुए कुछ ऐसे फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, या हम जब भी टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चों का ध्यान रख पाए। तो मेन 3 है हमारे कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। फर्स्ट है हमारा कंटेंट। कंटेंट में हमें क्या करना है, हमें हर एक लर्नर की एबिलिटीज का, स्किल्स का और एटीट्यूड का ध्यान रखते हुए भी हमारे करिकुलम की कंस्ट्रक्शन करनी है, प्रॉब्लम को रिमूव करना है। सेवरल एलिमेंट्स मटेरियल यूज कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो चीजों को, कॉन्सेप्ट और हमारे प्रिंसिपल ड्राइवल कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं। देन आते हैं प्रोसेस में आप कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करोगे, जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं हम उसे रिमूव करेंगे। हम टेक्निक्स ऐसी चूज करेंगे जिसके द्वारा हम पढ़ा सके और हमारी मेथड भी बच्चों को चीजें समझ आनी चाहिए। तो प्रोसेस के दौरान आ जाएगा, फ्लेक्सिबल रहना है, क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। देन आती है प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अब आपने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, अब आपको क्या फीडबैक मिल रहा है। तो यहाँ पे आप बच्चों की परफॉर्मेंस, आपकी आप एक्सपेक्टेशन रखनी है, बट बहुत हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैंने 4 चीजें समझा दी तो मेरे सारे बच्चों को 4 चीजें लिखनी आ जाएंगी। तो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं और इसके साथ साथ आप एक्सपेक्टेशन रखो, बट थोड़ी सी रिड्यूस रखो कि जिसे बच्चे अचीव भी कर पाए और बच्चों के एडवांस थिंकिंग तक ले जाने का कार्य करेंगे। इनिशियल स्टेज पे गोइंग ऑन कराना है, उसके बाद बच्चों को रेडी करके एसेंशियल स्टेप्स उठाने हैं, बच्चों को एक्टिव रखना है, वेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है और बच्चों के रिस्पॉन्सेज को देखते रहना है। फायदे क्या है इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन के, स्टूडेंट सेंट्रिक है, रेज द बार करने का मतलब है बच्चों के स्टैंडर्ड इनहेंस हो जाते हैं। मीटिंग एंड नीड्स द इंटरेस्ट ऑफ डाइवर्स लर्नर, जो हमारे डाइवर्स लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, आईक्यू ज्यादा है, इमोशनली अनस्टेबल है, डिसएडवांटेज्ड है, डिप्राइव्ड है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को भी ध्यान में रखना है। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट ऑन पेस, कि सब अपनी अपनी स्पीड पे लर्निंग कर पाए। नेक्स्ट हमारा रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स वेरिंग बैकग्राउंड, बच्चों के बैकग्राउंड को जानो। मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स ग्रोथ, की बच्चों की ग्रोथ को कैसे मीट कर सकते हैं हम। ये नहीं है कि सिर्फ हमें पढ़ाते रहना है, यहाँ पे हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट पे भी बात करनी है और यूनिकनेस प्रोवाइड करनी है हर एक बच्चे को, उनकी डेफिशिएंसीज को रिमूव करना है। नुकसान क्या है, बहुत टाइम ले जाएगा बेटा, क्योंकि आप इंडिविजुअल मतलब अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो आप 30 बच्चों को अलग अलग जाके नहीं पढ़ा सकते। क्लासरूम साइजेस अब ओवरलोडेड हैं, तो ये भी कॉन्स्टेंट है और टीचर्स को भी खुद से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, देन ही और शी इज एबल टू डू दैट वर्क। प्लानिंग फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कैसे हम अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या नीड है, क्या कंटेंट रहेगा, उसके लिए वोकैबुलरी और स्किल प्रिपेयर करें। इसके बाद बच्चों को एक्टिवेट करें, फिर उनकी नॉलेज एक्विजिशन पे ध्यान दें एंड देन अप्लाई एंड एडजस्ट। वी हैव टू अप्लाई, जो भी मेथड आपने करा है, चूज करा है, उसे अप्लाई कर दो और उसके बाद अगर कोई भी चीजें ऐसी हो रही है तो फ्लेक्सिबल होकर एडजस्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप वर्क। वर्किंग इन टीम इंक्रीजेस कोलैबोरेशन एंड अलाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ग्रुप वर्क का मतलब भी क्या होता है, व्हेन यू आर लर्निंग इन अ ग्रुप, जब आप इंडिविजुअल नहीं होके यू आर वर्किंग या यू आर लर्निंग विद 2 और मोर पीपल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और टू अकम्प्लिश द टास्क, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप वर्क कहलाएगा। Students working together in a group small enough to that everyone can participate on the task and has been clearly assigned। मतलब स्टूडेंट्स इसीलिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस ग्रुप वर्क के अंदर क्योंकि उन्हें जो भी असाइन वर्क मिला है वो उस कार्य को अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट, टीम वर्क या ग्रुप वर्क आपको इंकरेज करता है कि आप मेंबरशिप के साथ काम कर पाओ, तो आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाओ और अपने असाइन वर्क को बहुत कम समय में क्या कर पाए, हम अचीव कर पाए। वैल्यू ऑफ सेल्फ करेक्शन एंड ग्रुप वर्क करेक्शन क्या होती है। देखो, सेल्फ करेक्शन क्या होता है, टीचर्स को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट एरर कमिट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा, वैरायटी ऑफ एरर पे भी डिपेंड करेगा कि बच्चा ग्रामेटिकल कोई एरर कर रहा है, रिटन में कोई एरर कर रहा है, नॉलेज ही नहीं है, क्या चीजें हैं, तो उसे करेक्ट कैसे करना है, हम उन चीजों पे भी जरूर ध्यान रखेंगे। व्हाई करेक्ट लर्नर, सबसे पहले लर्नर को क्यों करेक्ट करना है, क्योंकि हमें सबसे पहली चीज की हमें बच्चों को इनकरेक्ट लर्निंग नहीं देनी है। अगर इनकरेक्ट लर्निंग होगी तो वो कम्युनिकेट इम्परफेक्टली करेंगे, सिचुएशन बेस्ड नहीं करेंगे। और करेक्शन इसलिए भी करनी है कि हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके उनको रिमूव कर पाए और बच्चों को एक एडवांस लर्नर बना पाए। The jury is out of the question and whether correction student however you do in a positive effect, इसलिए करते हैं, जूरी का मतलब यहाँ पे जजमेंट से है, तो हम करेक्ट इसीलिए कराते हैं क्योंकि कोई भी चीजें वेस्टेज ना हो और बच्चे सेल्फ एविडेंस के साथ भी लर्निंग कर पाए। रिसर्च ये कहती है कि अगर बच्चे के एरर कमिट कर रहा है तो वो लर्निंग की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरा, अगर बच्चा एरर कमिट कर रहा है तो आप उसके अटेंशन पे भी ध्यान दे सकते हो और ऑब्जर्वेशन के साथ उसके एरर्स को ओमिट भी करना चाहिए। हमें इसलिए लर्नर को क्या करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि बिगनिंग में सब एरर कमिट करते ही हैं और इस एरर से ही हमें पता चलता है कि बच्चा कम्युनिकेशन कर पा रहा है। तो हमें एरर को ऐसे ध्यान देना है कि आप उसे लर्निंग का एक पैराडाइम समझोगे जिससे कि बच्चा लर्न कर रहा है, आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एरर से भरा हुआ है, बट यहाँ पे बहुत सारे लर्नर के सोचने का तरीका अलग है। तो हमें ये नहीं देखो, इज दिस अ बिकॉज इट हेल्प देम टू लर्नर, क्या इसका मतलब है सिर्फ बच्चों को हेल्प करना है या आपको टीचिंग करनी है इसलिए कर रहे हो? नहीं, इसका मतलब बच्चों को हेल्प करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उनको सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए प्रिपेयर कराना भी हमारी एरर करेक्शन का पार्ट है। प्रॉब्लम को रिमूव करना और उन जो बेनिफिट हो सकते हैं उस लैंग्वेज को सीखने से, एक्यूरेसी बिल्डअप करना, उनके एटीट्यूड को बिल्डअप करना और बच्चों को कॉन्शियसली सिखाना कि बच्चे कॉन्शियसली काम कर पाएं और अपने एरर्स को रिमूव कर पाएं। और किस चीज़ों पे फोकस करना है कि टीचर को फोकस करना है कि आप उन्हें हेल्प करते रहोगे, नई चीज़ों को डिस्कवर करते रहोगे एंड वी हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज जिससे भी बच्चा आराम से कार्य कर पाए। देखो ये 4 चीजें याद रखनी है आपको, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, L1 और दिस। तो आई गो ऑलवेज टू सिनेमा, शी हैव गॉट अ कैट। ये देखो यहाँ पे ना वो कैब की मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की कर रहा है, बैक बोलना था उसे, उसने बोला बैग। ठीक है, देन आता है व्हाट इज ओशो, यो और क्यू। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीजें गलत लिख रहा है बच्चा और हैशटैग लगा के कर देना है जो चीजें ग्रामेटिकली भी नहीं है और प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है, कुछ और है। आई डोंट एवर सी माई सिस्टर, हैव यू सीन माइनॉरिटी। तो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए बच्चा प्रोनाउंसिएशन भी कर रहा है, चीजें भी करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत सारे एरर उसके बाद भी कमिट हो जाते हैं। जैसे जल्दी जल्दी में हो गए, सिमेंटिक एरर हो गए, भाई बच्चे को मीनिंग भी पता है, वर्ड भी पता है, बट वहां पे लिखना टू था और वहां लिख दिया टू। देन है वाई यूज दिस परफॉर्मा, हमें क्यों करना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट जो भी एरर कमिट करें उसका पता चल जाएगा, बैलेंस फीडबैक आपको मिल जाएगा। कैसे यूज कर सकते हैं, अपने सेक्शन को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लो, फर्स्ट 2 हमारे ग्रामर के हैं और प्रोनाउंसिएशन के हैं, उसके बाद हमारे टीचर्स मेड हैं। देन हमारा जो थर्ड स्लॉट है L1 विच मीन्स द वर्ड दैट स्टूडेंट यूज देयर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे मतलब है कि बच्चे ने कुछ अपने वर्ड अपने पास से यूज कर लिए हैं, जैसे हम बहुत इजीली अब व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, तुम कहाँ हो, तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे खुद से क्रिएटेड वर्ड हैं, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। थर्ड है हैशटैग वाला कॉलम, रिमाइंड अस द इंक्लूड सक्सेसफुल लैंग्वेज इन अ फीडबैक। यहाँ पे या तो एरर हुआ ही नहीं है, जैसे मैं कह रही थी कि यहाँ पे बच्चा अच्छे से काम कर रहा है पर फिर भी कोई सिमेंटिक बैरियर हो सकते हैं, तो आप वो लेके जाओगे, या फिर यहाँ पे आपने हैशटैग करके करेक्शन कर दिया है। अदर सजेशन क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉपी योर फील्ड वर्जन एंड हैंड आउट टू ग्रुप वर्क में काम कराने के लिए आप व्हाइट बोर्ड पे काम करा सकते हो, मतलब अपने हैंडआउट्स दे सकते हो, उन्हें सेपरेट शीट बना सकते हो जिन्हें बच्चा काम करके पास आउट करने की कोशिश करेगा। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेट ऑफ दीज, आप ये एडवांटेजेस क्या है, मिस्टेक्स निकाल लोगे, उन्हें रिमूव भी कर पाओगे। हाउ टू कंडक्ट द करेक्शन अलॉट, कैसे करेंगे, फर्स्ट है हमारा रीहैशिंग। रीहैशिंग का मतलब आपने कोई चीजें सुना दी हैं, बच्चों को पढ़ा दी हैं, जब बच्चा रिपीट करके उन चीजों को, मतलब रीहैशिंग का मतलब होता है व्हेन द स्टूडेंट इज ट्राई टू डू अगेन। तो यहाँ पे मतलब है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मान लो आपने कोई चीजें पढ़ा दी है, बच्चों ने आज टेस्ट दे दिया, तो क्या आप दोबारा टेस्ट नहीं लोगे? रीहैशिंग का मतलब है जब बच्चा अपने आप से आप चीजों को मतलब रिपीट कर रहा है। देन करेक्शन सैंडविच, करेक्शन सैंडविच का मतलब है बच्चे ने कोई करेक्ट काम किया, करेक्ट कर रहा है बच्चा, ठीक है, फिर एरर कमिट कर दिया, फिर करेक्ट किया, तो उसके बाद हम करेक्शन सैंडविचेस बनाते रहेंगे एरर को रिमूव करने की कोशिश करके। ग्रामर गैप फिल, यहाँ पे आप क्या करा सकते हो, आप कोई भी सेंटेंस दे दो और उसके बीच में कोई भी, जैसे आई मार्केट, और आपने हिंदी उसकी बता दिया कि मैं मार्केट गया, तो वेंट आ जाएगा। वोकैबुलरी एक्सटेंशन, बच्चों की वोकैब बढ़वाओ, तो मान लो आज बच्चों को 20 वर्ड आते हैं, कल 10 वर्ड और याद करने दे दो और उनसे डे टू डे लाइफ में यूज कराओ। गेटिंग लर्नर मोर इन्वॉल्व इन द करेक्टिंग ईच अदर, और बच्चों को भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि जब बच्चे आपके साथ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आप उन्हें भी करेक्ट कर पाओ, और ऐसे लेवल तक हमें आना है जहाँ पे करेक्शन की जरूरत है ही नहीं, जीरो करेक्शन। देन है लेसन प्लान। लेसन प्लान आपने बहुत बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। लेसन प्लान होते क्या हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मेट बताऊंगी। लेसन प्लान क्या होते हैं, जिसके अंदर आप बच्चों को
एज अ टीचर आप प्रिपेयर रहते हो कि आज आपको क्लास में जाके क्या करवाना है, उसके लिए आपके पास पूरा फॉर्मेट होता है, आप अपने कंटेंट को गो थ्रू होके एक प्लान प्रिपेयर कर लेते हो जो आपको अपने डेली क्लास में करवाने होते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द फॉर्मेट। सबसे पहले आपको ऊपर इनिशियल्स लिखने होंगे कि आपकी क्लास क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप टाइमिंग कितना लोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट है आपका क्या रहेगा, आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव्स दोगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जर्नल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट आएगा हमारा फर्स्ट स्टेप जर्नल ऑब्जेक्टिव, देन आएगा हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देन आएंगे हमारे टीचिंग एड्स और मटेरियल रिक्वायर्ड। इसके बाद आप करोगे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, देन आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में इसके बाद कर दोगे आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, देन आप करोगे प्रेजेंटेशन, आप अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर दोगे इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। इसके बाद आप करने वाले हैं रिकैप्चुलेशन करोगे, कुछ क्वेश्चन पूछ के आप अपने लिए भी फीडबैक सिक्योर कर लोगे कि बच्चों को पढ़ाया वो समझाया आया है या नहीं आया। एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, होमवर्क। और याद रखना प्रेजेंटेशन में आपकी क्या क्या रहेंगी, आपके पास आपका कंटेंट रहेगा, इसके बाद टीचर्स एक्टिविटी रहेगी, देन आपकी स्टूडेंट्स एक्टिविटी रहेंगी और आपका ब्लैक बोर्ड वर्क रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट क्या होता है, आपको यहाँ पे बच्चों को ऐसे प्रिपेयर कर लेना है कि बच्चे जो हैं स्किल ओरिएंटेड हो गए हैं, मतलब अब बच्चों को लर्निंग हो गई है तो बच्चों को खुद को भी असेस करना है और अपने पीयर्स को भी असेस करना है, बिकॉज आवर चाइल्ड इज गॉट द मास्टरी इन दैट लर्निंग। तो यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करना, बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना और बच्चों की प्रोग्रेशन को जानने के लिए जो असेसमेंट आप टीचर्स ना करके बच्चे ही खुद से दे रहे हैं, वो आपकी सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट कहलाती है। स्टूडेंट कैपेबिलिटी, सेल्फ असेसमेंट में क्या है, स्टूडेंट कैपेबल हो जाते हैं अपने फ्रेंड को स्टूडेंट कैपेबल हो जाते हैं अपने खुद के बारे में जानने के लिए इन सेल्फ असेसमेंट। एंड पीयर असेसमेंट में बच्चा अपने फ्रेंड्स को कैसी वो कैब यूज करनी है उसके स्टैंडर्ड के बारे में जान जाता है। नेक्स्ट है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में क्या है, यहाँ पे क्वालिटी वर्क कराते हैं बच्चों से कि बच्चे जो है एक दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड करें और समझने की कोशिश करें कि इंस्ट्रक्टर ने या टीचर ने हमें जो समझाया था हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हैं नहीं उतरे हैं। आप लोगों ने भी पीयर ऑब्जर्वेशन या पीयर असेसमेंट जरूर की होगी अपने डीएलएड के टेन्योर के अंदर। नेक्स्ट है वन वे टू मेक श्योर स्टूडेंट अनेबल टू टाइप इवैल्यूएशन। बच्चे खुद से करना सीखेंगे इवैल्यूएशन, सैंपल राइटिंग या असाइनमेंट सीख जाएंगे, क्राइटेरिया कम्युनिकेशन के टास्क अच्छे कर लेंगे और इससे क्या होगा, बच्चे जो है फीडबैक क्लियरली अपने फ्रेंड्स को साथ साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन आल्सो बेनिफिट यूजिंग द रूब्रिक्स। और कैसे असेस कर सकते हैं खुद को, अगर सेल्फ को या पीयर को असेस करना है उसके लिए बच्चे रूब्रिक्स भी बना सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि बेटा कल 10 वर्ड्स याद करके आने और बच्चे अपने आप में पीयर्स में असेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपना चेकलिस्ट बना सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि तुम्हें याद करना है द वर्ड नोटिस और इसका मीनिंग, तो अगर बच्चा कर पा रहा है तो यस कर दोगे, नहीं कर पा रहा तो नो कर देंगे। नेक्स्ट है पीयर इवैल्यूएशन। और कैसे इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक देते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक तो प्रोवाइड हो ही रहा है क्योंकि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से ही सीख रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा, आपका जो लर्निंग है वो इनहेंस होगी। सो फर्स्ट ये मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको दी थी। फर्स्ट है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या है, स्टूडेंट कैन बिकम बेटर लैंग्वेज लर्नर। यहाँ पे जो बच्चे हैं एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे एंड दे कैन लर्न एंड और उनकी लर्निंग जो है रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। मतलब बच्चों के पास ऐसे स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे हमें लर्न करना है और खुद को सेल्फ इंकरेज कैसे करना है और नई नई चीजों को सीखने के लिए। तो बच्चे अपनी प्रोग्रेशन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने मोटिवेशन पे ध्यान दे रहे हैं। द सक्सेसफुल यूज ऑफ स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट डिपेंड्स ऑन द 3 की एलिमेंट्स। तीन चीजों पर डिपेंड करता है। आपको जब भी सेल्फ असेसमेंट करना है तो आप अपना गोल लेके चलो कि आपका उद्देश्य क्या है, आपके गोल क्या है। देन गाइडेड प्रैक्टिस, उसके लिए आप अपनी प्रैक्टिस करो, उसके लिए आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। एंड तीसरा हमारे पास क्या है, पोर्टफोलियो। हम बच्चों को असेस करने के लिए पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं। मतलब पोर्टफोलियो क्या होता है, बिल्कुल बच्चे की ना पूरी स्टोरी उसके अंदर लिखी होती है, जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर बच्चों की डिपिक्शन भी होती है।
सो गोल सेटिंग में क्या करना है, गोल सेटिंग में यहाँ पे बच्चों को अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सेट कर लेने हैं कि उनकी प्रोग्रेशन लेवल क्या क्या रहेगा। अपने मोटिवेशन को देख के सेल्फ डिफाइंड होके एक शॉर्ट टर्म गोल ले सकते हो और अटेनमेंट ऑफ गोल पे भी ध्यान देते रहना है। तो ये हमारा वन वे है सेल्फ असेसमेंट के बढ़ने के लिए कि हमें एक मंजिल मिल गई है और हमें उस मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। तो इसके लिए बच्चे अपने लिए सेल्फ असाइनमेंट भी करा सकते हैं, वर्कशीट वगैरह दे सकते हैं बच्चों को, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अपने अप्रोच को, जैसे कुछ लर्न किया बच्चे लिख के देख लें, ऐसे भी लर्निंग करा सकते हैं। Students' capability in self and peer assessment is developed through teacher deliberately and modeling and scaffolding the skills and processes। यहाँ पे टीचर का कार्य सिर्फ ये रहेगा कि टीचर उन्हें स्कैफोल्ड करता रहेगा, मतलब नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा। यहाँ पे टीचर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बच्चों की लर्निंग को इनहेंस कराने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट रिक्वायर, क्या क्या चाहिए हमें। एग्जाम्पलर्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटिंग बीन लर्नड, सबसे पहले जो टीचर है वो ये दिखाएगा, एग्जाम्पल देगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा कि ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर एंड स्पेसिफिक चंक्स प्रोवाइड करेगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड होंगी और स्टूडेंट्स जो है अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी लेके आए। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट विल क्या करेंगे, ये इनहेंसमेंट करेंगे बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन को, अमाउंट ऑफ फीडबैक अच्छा आएगा, and augmented learning as per the feedback invariable requires the explanation and justification। बच्चे अगर खुद को कर रहे हैं या पीयर्स को कर रहे हैं तो उसके जस्टिफिकेशन भी दे पाएंगे, एंड जो ये है हेल्प करेगा टीचर्स को भी, इससे जो बच्चों की एबिलिटी है टू अचीव द गोल बी इन। नेक्स्ट है हमारे गाइडेड प्रैक्टिस विद असेसमेंट टूल्स। आप कौन कौन सी प्रैक्टिस करा सकते हो अगर आपको सेल्फ असेसमेंट करानी है। तो सबसे पहली चीजें हैं, टीचर को क्या करते रहना है, स्टूडेंट डू नॉट लर्न टू मॉनिटर और असेस देयर लर्निंग बाय देयर ओन, नीड टू बी टॉट स्ट्रेटजीज। ऐसा नहीं है आपने बोला और बच्चे खुद से कर रहे हैं, तो आप बच्चों को सेल्फ मॉनिटरिंग करनी भी पहले सिखाओगे, और बच्चे जैसे खुद को सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो टीचर भी उन्हें पैरेलली असेस करता रहेगा। द इंस्ट्रक्टर मॉडल्स द टेक्निक, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है टेक्निक्स बता देगा बच्चों को कि आप खुद से ऐसे कर सकते हो असेस, और चेकलिस्ट या रूब्रिक्स आप बच्चों को दे रहे हो तो किस टॉपिक पे है, कैसे उसे स्ट्रेंथन अप किया जाता है, उस टूल के रिगार्डिंग पूरी स्ट्रेटेजीज आप बताओगे। एंड देन असेसमेंट आप जैसे भी करा रहे हो उसका क्राइटेरिया आप बताओगे कि आपके ये स्कोर रहेंगे, ऐसा टीचर आपको हेल्प कर सकता है, ये इवैल्यूएशन टेक्निक रहेंगी, और आपकी पीयर की ओपिनियन भी इसमें रहेगी। तो यहाँ पे आपको फीडबैक प्रैक्टिस करा के कराना है। नेक्स्ट है गोल क्या है, सोशल कंट्रोल। सबसे पहले गोल यही है पीयर असेसमेंट के, आप सोशली कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि देखो समटाइम इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि काफी लेंदी क्लास होती है, तो इससे ये भी हो जाता है कि टीचर जो है कंट्रोल खो देता है बच्चों पे। बट जब बच्चे ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो जो उनका एक टीम लीडर होता है वो सोशली कंट्रोल भी कर देता है, और इससे बच्चों की जो सेल्फ एस्टीम लीडरशिप क्वालिटी है ये भी इनहेंस होती हैं। पीयर असेसमेंट से क्वालिटी ऑफ वर्क इनहेंस होता है और हायर स्टैंडर्ड मेंटेन होते हैं। जो चीजें सोशली डिस्टर्ब कर रही थी वो अब नहीं करेंगी, अमाउंट ऑफ फीडबैक ज्यादा प्रोवाइड होगा। लिमिटेशन क्या है ग्रुप वर्क के, क्या हो रहा है ग्रुप करने से क्या होता है, वर्कलोड जो बच्चा ज्यादा काम करता है प्रोपोर्शनली इक्वली नहीं जा पा रहा है। मान लो इंट्रोवर्ट है तो वो बच्चे बोलेंगे ही नहीं, एक्सट्रोवर्ट है तो अपनी सारी चीजें क्या कर देंगे, बच्चे असेस भी कर सकते हैं, फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे बेनिफिट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। व्हाट आर द बेनिफिट, क्या फायदे हैं हमारे सेल्फ असेसमेंट के। एक्सप्रेस करना सीखेंगे बच्चे, अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, और कैसे जो अपनी समस्याएं हैं गेट रिड ऑफ उनसे ये भी चीजें सीखेंगे। सेल्फ असेसमेंट और बच्चे को क्या करता है, रिलायबल बनाता है, इलस्ट्रेट कराने का काम करता है कि अगर आपको लर्निंग करनी है तो कैसे करोगे। इंफॉर्मेशन टीचर तक पहुंच जाएगी और लर्निंग स्टाइल्स भी बच्चों के पता चल जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट नॉट एन इजी टास्क, आसान नहीं है। सबसे पहले टीचर को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताना है, इसके बाद उनको मॉडलिंग करके दिखानी है। मॉडलिंग का मतलब यहाँ पे है एग्जाम्पलर सेट करनी है और फ्रीक्वेंसी बतानी है कि आप किस किस टाइम पे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट में और क्या क्या चीजें हैं, अपनी ही परफॉर्मेंस करना, अपने आप को क्रिटिक करना, अपने आप की जजमेंट करना, ये मैं कंक्लूड कर रही हूँ, और अपने प्रोसेसेस को जानना। और सेल्फ असेसमेंट भी हमारी फॉर्मेटिव होती है ना कि सबमिटिव। एडवांटेजेस क्या हैं, बच्चे क्रिटिकली एनहेंस होते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जजमेंटल स्किल आती है, देयर इज अ नो पीयर प्रेशर नहीं है, खुद के बारे में जानना है, ऑटोनोमस रह सकते हैं, मतलब अपनी स्पीड पे कार्य कर सकते हैं, और बच्चे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे भी काम कर पाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई बच्चे को देख नहीं रहा है तो सिंसियरली काम ना करे, खुद की पीयर असेसमेंट खुद की असेसमेंट बहुत अच्छे से बता सकता है, कैसे टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। बच्चे ने आज लर्न किया,
कल भी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ, तो कोई कंट्रोल करने का कोई फैक्टर नहीं है। डिसिप्लिन भी बच्चे नहीं करते कई बार, तो भी ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अगर पीयर असेसमेंट की बात करूं, यहाँ पे क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम को एनालाइज करना है अपने पीयर्स की, अपने मेट्स की। तो यहाँ पे बच्चे ही अपने फ्रेंड्स को जज कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं उनके असेसमेंट के लिए। फायदे क्या हैं इसके, क्रिटिकली इनहेंस कर पाएंगे, अपने फ्रेंड्स का वर्क भी देख पाएंगे, सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाएंगी, जजमेंटल स्किल बढ़ेगी, इनकी ग्रुप वर्क बढ़ेगा, फीडबैक बहुत आसानी से मिल जाएगा। और कई बार जब बच्चे पीयर्स के साथ कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत आसानी से वो अपने वर्कलोड को रिड्यूस भी कर पाएंगे और फ्री हो जाएंगे, मतलब दे कैन डू द एक्स्ट्रा एफर्ट, मेंटेन कर पाएंगे फेयरनेस एंड क्रिटिसाइज और इवेल्युएट करने का काम भी बच्चों के ऊपर ही है। तो स्टूडेंट जो हैं, बच्चों अपना नहीं दूसरों का कार्य भी समझ पाएंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करूं मैं, तो पीयर असेसमेंट जो है फ्रेंडशिप की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बच्चे अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी नेगेटिव या क्रिटिक्स नहीं बताएंगे। स्टूडेंट हैव टेंडेंसी टू गिव सेम मार्क्स, सबके पास सबको अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नॉट एक्सपीरियंस होने की वजह से असेसमेंट अच्छे से नहीं होता और कोलैबोरेशन में चीटिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और कुछ एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट ही ज्यादा काम करेंगे एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो आर द पर्पसफुल ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट टेल अ स्टोरी टू स्टूडेंट्स अफेक्ट efforts, progress, achievement in a specific area and the student participant in the selection of portfolio content। यहाँ पे क्या है, पोर्टफोलियो एक हमारे पास असेसमेंट टूल है, किस चीज का, जो बच्चों की प्रोग्रेस को, कैसे प्रोसीजर फॉलो किए हैं और परफॉर्मेंस ओवर द टाइम क्या रही थी। तो जो चीजें ऑर्गेनाइज वे में आपको एक ही जगह मिल रही हैं वो आपका पोर्टफोलियोज कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, यहाँ पे बच्चे की क्लासरूम एक्टिविटीज को देखा जाएगा, इंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है और बच्चा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर आप इसमें ग्रेड भी ऐड कर सकते हो। प्रोसेस दो टाइप के, ये टाइप्स बता रही हूँ मैं आपको, टाइप्स में हमारे दो टाइप के, प्रोसेस पोर्टफोलियो जिसके अंदर आप बच्चे के थ्रू आउट द फॉर्मेटिव असेसमेंट पे काम करोगे, ना कि हमारे बच्चों ने एट द एंड ऑफ द ईयर क्या किया है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिपेंड करता है कि बच्चे ने जो भी काम इवेल्युएशन के एट द एंड किया है वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये समेटिव इन नेचर है, ये हमारा फॉर्मेटिव है। ये ड्यूरिंग द सेशन करते हुए आप पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते हो, ये एंड ऑफ द सेशन आप पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते हो। तो जो दो ये दोनों टाइप के पोर्टफोलियो ये एक्सप्लिसिट तो कर ही रही हैं हमारी प्लान लैंग्वेज को, ऑडियंस को रुब्रिक्स प्रिपेयर करके भी कर सकते हो, परफॉर्मेंस के लिए भी कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी कर सकते हो, और ये दोनों हमारे हेल्प करते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से असेस कर पाएं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, लैंग्वेज और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बताएंगी, कोलैबोरेटिव अप्रोच है क्योंकि बच्चे यहाँ पे कोलेक्टिवली हम चीजें देख रहे हैं बच्चे की, कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, फ्रेंड्स के साथ कैसा है, सोशल कोलैबोरेशन कैसी है, और यहाँ पे बच्चे की राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग सारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को भी समझा जाएगा। एंड इट एम्फेसिस ऑन द स्टूडेंट कैन डू, ये इस पे निर्भर करता है कि बच्चा क्या कर पाएगा, ना कि इस पे कि बच्चा क्या नहीं कर पाता। प्रोग्रेस ओवर द टाइम देखता है एंड एस्टेब्लिश द लर्निंग गोल्स, और जो हमारे उद्देश्य थे वो कैसे अचीव हुए हैं उसके टुवर्ड्स हम बढ़ते जा रहे हैं। मेजर द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, और क्या डिफरेंसेस रहे हैं, एड्रेस कर सकता है उनके एफर्ट और अचीवमेंट को। इट इज ऑल्सो असेसमेंट टूल जो हमारी प्रोसेस को भी असेस कर सकती है और प्रोडक्ट को भी, एंड हमारे टीचिंग एंड लर्निंग के असेसमेंट को भी ये क्या कर पाएगा, जोड़ पाएगा। अब हमारे पास असेसमेंट टूल क्या क्या है, तो बच्चे के ग्रेड हो सकते हैं, उनकी रैंक हो सकती है, उनकी परफॉर्मेंस को रेट करना हो सकता है, और कन्वर्जेंस इज द गोल ऑफ पीयर एंड द टीचर टू कम टुगेदर, जिसके अंदर बच्चे साथ आए, एक एग्रीमेंट बनाए अपने स्टूडेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ, और उनके परफॉर्मेंस को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर पाए। इसके बाद आती है कंप्लीटनेस में है आप उन चीजों को भी अनकवर करोगे, मतलब कंप्लीट गोल की तरफ देखना है। यहाँ पे हम एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हम एक दूसरे की पॉजिटिव चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्रिटिक्स भी कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट सिनेरियो देखना है हम बच्चे को रिगार्डिंग देयर असेसमेंट। लिमिटेशन की बात करूं तो पोर्टफोलियो के क्या लिमिटेशन है, उनकी परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज होती है, प्रॉब्लम्स जो फेस की गई हैं वो अच्छे से नहीं बता पाते, और डायलेमा बना रहता है क्योंकि बच्चे की किस एक्टिविटी को हमें देखना है, किसको नहीं देखना, ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर ही नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे टूल्स आप इस पे यूज नहीं कर सकते, मतलब हर एक कैटेगरी को यूटिलाइज करने में ये हेल्पफुल नहीं है। अगर हमें बच्चे का रिजल्ट ओरिएंटेशन देखना है तो उसके लिए भी पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है कुछ लर्निंग टूल्स की, तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। क्या है लर्निंग टूल्स, टू फोल्ड के होते हैं। टू फोल्ड का मतलब है एक तो कुछ ऐसे जो सिर्फ कॉग्निशन पे बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कुछ मेटा कॉग्निशन पे बात कर रहे हैं कि बच्चे समझते क्या है, इस चीजों पे ध्यान दें, कि बच्चे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या रखते हैं, उन चीजों पे भी ध्यान दें।
स्टूडेंट डिस्कवर इंटरेस्टिंग आइडियाज कैसे कर रहे हैं, उन्हें कैसे ऑब्जर्व करोगे, तो हमारे लर्निंग टूल ये भी हैं। फर्स्ट लर्निंग टूल में इसमें यही कह दूंगी, ऑब्जर्वेशन। दूसरा लर्निंग टूल्स है एरर करेक्शन, कि अगर बच्चा एरर कमिट कर रहा है तो उसे रिमूव करना, और कॉग्निटिव एक्टिविटी में इंगेजमेंट, तो बच्चा कितना पार्टिसिपेटिव है, ये भी हमारे पास लर्निंग टूल है। फंक्शंस देखना, फंक्शन का मतलब बच्चा कार्य कैसे कर रहा है, बच्चा उस चीज को असेस कर भी पा रहा है या बच्चा नहीं कर पा रहा है। मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन के बाद ये है कि बच्चे ने पार्टिसिपेट तो कर लिया है पर उसके ऊपर एक्सेस कितनी है बच्चे की। और ये कहा गया है 81% ऑफ देयर स्टूडेंट टोल्ड देम टू रिव्यूइंग पीयर्स वर्क हैव टू बाय देयर ओन। कह रहे हैं कि जब पीयर्स हेल्प करते हैं तो ज्यादा काम होता है, बट इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि बच्चे एक दूसरे को क्रिटिकली भी डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। लिमिटेशन क्या है? इट इज ऑफ्टन डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन। पूरे टीम या टीम की कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट पे नहीं पता चलेगी, क्योंकि हम ऐसे भी बात कर रहे हैं जिनमें बच्चों ने ग्रुप वर्क किया है, या पीयर असेसमेंट में भी आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। तो ज्यादा स्ट्रेस है उन बच्चों पे जो ज्यादा कार्य करते हैं, मतलब जो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। लर्न हाउ टू असेस, कैसे असेस करना है, तो मैंने आपको असेसमेंट बता दिए हैं। पीयर असेसमेंट कर सकते हो, ग्रुप असेसमेंट कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो है, सीसीई है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक है। इनमें ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लैंग्वेज के लिए आप ये सब भी कर सकते हो। नेक्स्ट है लिमिटेशन। एसेस करने में कई बार ये हो जाता है कि हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेशन नहीं पता चलती है, और वी आर समटाइम टाइम बाउंड, या टीचर एक्सपर्ट नहीं होते, या हमारा पूरा प्रोसीजर इम्प्लांट ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन टूल। यहाँ पे बच्चे की लर्निंग को कैसे असेस करोगे कि बच्चा एक्टिवली कितना पार्टिसिपेट करता है, मतलब बच्चा पार्टिसिपेट भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इंगेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बच्चे को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। सो पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट में भी हम इस वाले पार्टिसिपेटिव असेसमेंट को देख सकते हैं कि बच्चा डेमोक्रेटिकली कैसे कार्य कर रहा है, तो आपको सिर्फ सुपरविजन रखनी है उन चीजों पे। लिमिटेशन क्या है? स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट एसोसिएट हो जाती है किस चीज से? मॉनिटरिंग से। आप जितना ज्यादा मॉनिटर कर पाओगे जैसे बच्चे को, इतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा। कई बार मॉनिटरिंग डिले स्टार्ट होती है, या फिर कई बार मॉनिटरिंग अच्छे से हो ही नहीं पाती क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होती हैं और स्पेसिफिक इंक्वायरी भी आप नहीं कर पाते। सो इट इज ऑल अबाउट आवर यूनिट 5th। इसके अंदर मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, देन मैंने आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक के बारे में बताया। इसके बाद हम सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन क्या क्या कर सकते हैं। बेटा अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के, असेस करने के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। इसके बाद मैंने आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक बताया है, उसके पॉइंट्स आप नोट्स बनाओ, बहुत छोटा लिखना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक होता क्या है, क्या प्रिंसिपल है, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है। इसके बाद मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट बताया, इसका ध्यान रखोगे। पीयर असेसमेंट बताया, इनका ध्यान रखोगे। देन मैंने आपको बताए हैं असेसिंग टूल्स, पोर्टफोलियो हो सकता है, ये टूल्स मैंने आपको बताए हैं, और कुछ असेसिंग टूल अलग से भी बताए हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया, चेकलिस्ट हो गया, रूब्रिक्स हो गया, ये आपको ध्यान रखने हैं। और यही है इंग्लिश लैंग्वेज को असेस करने के लिए आपको फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट भी इसमें जरूर करना है, क्योंकि यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा असेसमेंट का, कि आप फॉर्मेटिवली कैसे असेस करोगे या समेटिवली कैसे बच्चे को असेस करोगे। So it is all about our today's topic. I hope you like this session. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. Don't forget to like and share. Bye bye. Take care.